जब तक मैं एफएससी में था मेरा कोई एम्बिशन नहीं था कि कभी बिजनेसमैन भी बनेंगे। लाइफ बड़ी सिंपल सी थी कि ठीक है यार ये निकलेंगे इंजीनियरिंग कर लेंगे कहीं से। थोड़ा सा मुझे एफएससी में वाइब आई कि नहीं यार शौक बस कहीं से पैदा हुआ कि कुछ बेचते हैं ख़रीदते हैं। तो मैंने यूसुफ से कहा कि जी मैं जो है ना 18 साल का हूँ 19 साल का हूँ वटेवर। तो उन्होंने मुझे स्ट्रेट अप कहा कि देखो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता तुम्हारी जो भी एज है, तुम आके काम करना चाहते हो स्टार्टअप बनाना चाहते हो तो हम सपोर्ट कर। मैंने कहा ये तो परफेक्ट जगह है। और देखें कोई रेफरेंसेस नहीं, कोई फैमिली रिलेशंस नहीं, कोई कुछ नहीं। आई थिंक 4 महीने तक तो उन्हें ये भी नहीं पता था कि यार इसके माँ बाप क्या करते हैं और क्या करते हैं कि लोग जो हैं वो 20-50 हज़ार से एक बिज़नेस शुरू कर रहे हैं। तो अगर इतने कम रिसोर्सेज से किया जा सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। हमारे पास तो फिर भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक रेस्टोरेंट आज F10 में है, कल G11 में आ जाएगा, परसों शायद आप F8 में पहुंच जाएं। आपको पूरा इस्लामाबाद कवर करते ना 30 साल लग जाएंगे। बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हैं जो यहाँ से शुरू हुई हैं और उन्होंने ये गेम क्रैक कर ली। वो आप देखेंगे कि ज़्यादातर लोग जो चेंज लाए हैं इस मुल्क में वो इसी तरह की उनकी जर्नी है। उन्होंने यहाँ वाइट टाइम गुजारा है, इस मार्केट को समझा। क्यों 40 यूनिवर्सिटियाँ तो इस्लामाबाद की विसिनिटी में बनाई गई हैं, पर इट डजंट मेक सेंस। पूरे मुल्क में डिवाइड करते इतना बड़ा मुल्क है कि 22 करोड़ की पॉपुलेशन जो है आप सारी बाहर तो नहीं मूव कर। किसी ना किसी को तो यहाँ पर बेहतरी लानी पड़ेगी। अब वो चाहे कोई पॉलिटिकली लाए, इंडिविजुअली लाए, कोई कंपनी लाए, ये लड़ाई किसी ने तो लड़नी है। अब यहाँ तो ये वो लोग लड़े जो बेचारे बाहर जा ही नहीं सकते। यहाँ ये कि जो जा सकते हैं वो देखें कि क्या ये अपॉर्चुनिटी वर्थ परसुइंग है। लेकिन ये कि आप होपलेसनेस क्रिएट ना करें। आप जो है लोगों के जो है ना वो मुंह पे ना रगड़ें कि यार ये देखो तो भाई कैसा होता है। हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड। आज हमारे साथ एक बहुत ख़ास मेहमान मौजूद हैं। कुछ अर्सा पहले इनसे मेरी मुलाकात हुई, फिर सोशल मीडिया पे हमने फॉलो करना शुरू किया और पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंसेस चल रही हैं यहाँ से, स्पेशली स्टार्टअप कम्युनिटी के अंदर इनका बहुत ज़्यादा काम है। और फिर मुझे कुछ अर्सा पहले ये भी थोड़ा मैं सोचना शुरू हुआ कि यार इनकी तो इतनी कोई मुझे एज भी नहीं लगती, तो क्या इस बंदे ने पढ़ा है, क्या किया है। आई नो कि बहुत ज़्यादा लोग इनसे ये अक्सर सवाल करते हैं, बट आई वांटेड टू पर्सनली अंडरस्टैंड लिटिल बिट ऑफ द बैकग्राउंड इन द इंस्पिरेशन, कहाँ से ये सब चीज़ें शुरू हुई हैं। सो टुडे वी हैव अर्जिश विद अस। थैंक यू सो मच अर्जिश। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। आपसे बड़ी कम मुलाकात हमारी आई थिंक होती है, बट वी आर इन द सेम सॉर्ट ऑफ सर्कल। जी एब्सोल्युटली। आई थिंक वो NIC के दिनों में तो होती रहती थी, लेकिन ये कि बाद में ज़रा हमारा सफ़र ज़्यादा हो गया है। आजकल मैं लाहौर में बड़ा वक्त गुजारता हूँ। पाकिस्तान की सिलिकन वैली है वो, कोट एंड कोट, तो वहाँ टाइम गुजरता है। बट ग्लैड टू बी ऑन योर शो। नहीं, थैंक यू। सो अर्जिश, बिफोर वी गो, ज़रा बहुत ज़्यादा चीज़ें हम अभी पहले भी बिहाइंड द सीन भी चीज़ें डिस्कस कर रहे थे, बट आई वांटेड टू अंडरस्टैंड लिटिल बिट अबाउट हु यू आर एंड कहाँ से आप हो, हाउ डिड इट ऑल लाइक सॉर्ट ऑफ स्टार्टेड। सो थोड़ा सा मुझे बैकग्राउंड अगर बताओ। श्योर। मुझे बड़ा मज़ा आता है ये वाली पार्ट बताने में। मैंने FSC की थी 2016 में, और उसके बाद मुझे थोड़ा सा एंटरप्रेन्योरशिप का शौक़ था। मैंने कहा अपना काम करना है तो ऑनलाइन ई-कॉमर्स स्टार्ट कर ली। वो करते करते जो है मैं फाउंडर इंस्टीट्यूट का मुझे पता लगा, इट्स अ प्री एक्सेलरेटर फॉर स्टार्टअप्स। उनका पहला मसूद साहब। जी बिल्कुल। उस टाइम यूसुफ हुसैन साहब भी थे और अहमद मसूद और इरफान वहाब खान जो टेलीनॉर के CEO हैं, वो डायरेक्टर्स थे तीनों। तो मेरी एक लकी स्ट्राइक थी कि मैंने वो ज्वाइन कर लिया, जाके अप्लाई किया। वहाँ जो 4 महीने लगाए वहाँ ही मैंने सीखा है जो ज़िंदगी में आज तक चल रहा है। एसेंशली वो आपको फाउंडर बनना सिखाते हैं, स्टार्टअप चलाना। उसके बाद मैंने कुछ अर्सा एक प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट बनाने की कोशिश की, जस्ट प्राइस के नाम से। वो इतना एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, लेकिन मैंने एक्सेप्ट किया कि ठीक है कुछ चीज़ें चलती हैं कुछ नहीं चलती, मूव ऑन करना चाहिए। सो बिफोर आप थोड़ा सा आगे जाओ, सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ, जो बचपन आपका कैसा गुजरा। सो आपने कहा कि आपने FSC 2016 में की, राइट? अच्छा, बचपन ठीक है। सो थोड़ा सा मुझे बताओ कि हाउ लाइक यू एज अ किड, लाइक उस टाइम से लाइक एंटरप्रेन्योरियल सॉर्ट ऑफ जरासीम अगर उनको हम कहें, या हाउ वाज योर फैमिली, लाइक एवरीवन इज इन द बिजनेस, या क्या सीन है उस साइड पे? बड़ा अच्छा सवाल है। तो हम काफ़ी पीछे चले जाते हैं। हम एक पंजाब में एक डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, उसका नाम है शेखुपुरा, और उसमें हमारा शहर है फ़ारुखाबाद। हम वहाँ से हैं ओरिजिनली, हमारी सारी फैमिली। ज़्यादातर लोग लाहौर में, हम सिर्फ इस्लामाबाद में। हमें यहाँ का मौसम बहुत अच्छा लगता है। और आई वुड से कि बचपन से ही मेरे पेरेंट्स को बड़ा मैं क्रेडिट देता हूँ इस बात का कि हमारा ब्रॉटअप जो है वो थोड़ा सा अनकन्वेंशनल है। हमारी सारी फैमिली बिजनेस में है 100%। कोई जॉब्स नहीं करते, सारे कारोबारी हैं, ख़ासकर मेरे फादर की साइड से। और बट मेरे वालिद साहब जो हैं वो जर्नलिस्ट पहले रहे जंग ग्रुप में,
फिर डेवलपमेंट सेक्टर में आ गए, सो UN सीडा वट एवर ऑल दीज ट्रेनिंग कंसल्टेंट, और फिर शायर भी हैं, बड़ा एक वर्सेटाइल सी पर्सनैलिटी है, और उनकी वजह से जो है ट्रैवल करने का बड़ा मौका मिला। तो मैंने बचपन में ही, और मेरे भाई बहनों ने पूरा पाकिस्तान देखा हुआ है, हर जगह सफ़र किया है, ट्रेनिंग्स अटेंड किए हैं, तो वो एक्सपोजर मुझे लगता है कि इट्स वेरी डिफरेंट नाउ व्हेन आई लुक बैक देन अ लॉट ऑफ अदर हाउस होल्ड्स, एंड उसने बड़ा शेप किया है लाइफ के डिसीजंस को भी। सो बचपन में जब वो जा रहे हैं तो आप उनके साथ साथ हाँ, एज अ ये उनका बच्चा? कमाल था कि वो हमें हर जगह साथ लेके जाते थे, और इवन आई वुड से कि डेवलपमेंट सेक्टर में भी ये एक अनकन्वेंशनल चीज़ थी, इवन दो कि डेवलपमेंट सेक्टर जो है वो थोड़ा सा दौर से आगे रहा, लेकिन वहाँ पर भी इतना कॉमन नहीं था, क्योंकि मेरी वालदा भी उनके साथ मतलब काम दोनों करते थे, वर्किंग पेरेंट्स थे, तो हम बच्चे साथ ही जाते थे, और हमें जो है ना बड़ा सीखने का मौका मिला। और उन सारे एक्सपीरियंसेस की आई थिंक ट्रांसलेशन जो है वो आपके एडल्टहुड में आती है कि आपने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं। इसमें मेरे ख्याल से एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मेरे वालिद जो हैं वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के भी कोऑर्डिनेटर थे, ट्रेनर थे, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप पे कोर्सेज कराते थे। तो उन कोर्सेज में मैं बहुत गया हूँ, तो थोड़ी बहुत जो मुझे बिज़नेस की समझ है, मुझे लगता है मुझे वहाँ से आई है, और थोड़ा सा ये यकीन भी आया कि इंसान खुद कुछ भी कर सकता है। मतलब अगर कोट अद्दू में हम एक ट्रेनिंग कराने गए हुए थे, वहाँ हम अटेंड की, देखा कि लोग जो हैं वो 20-50 हज़ार से एक बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, तो अगर इतने कम रिसोर्सेज से किया जा सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास तो फिर भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, रिसोर्सेज हैं, हम बड़े शहरों में रहते हैं। और फिर क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने ज़्यादातर कंसल्टिंग की है, ऐसा जॉब्स नहीं की, तो हमें वो भी था कि यार ये लाइफस्टाइल थोड़ा बेहतर है कि आप अवेलेबिलिटी आपके हाथ में होती है, थोड़ा फ्लेक्सिबल है। और एज एन एंटरप्रेन्योर जब मैं फाउंडर शूट में था, तो वो उन्होंने कहा आप मोटिवेशन लिख के लाएं, क्यों एंटरप्रेन्योर बनना है? तो यही कुछ चीज़ें थी कि यार इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, थोड़ी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, हाँ थोड़े पैसे ज़्यादा होने चाहिए ताकि ये बंदा मूव अराउंड कर सके। लेकिन ये लाइफस्टाइल आई थिंक मुश्किलात अपनी जगह हैं, बट इसके फ़ायदे भी बहुत हैं। और लेकिन बचपन से लाइक कोई और साइड पे भी डिड यू स्टार्टेड लाइक जैसे बचपन में आई डोंट नो एज अ डॉक्टर इंजीनियर वाला भी रूट ये था? बचपन से तो इंजीनियर बनना था मेरा, बड़ा शौक था कि मैं जो है ना फैमिली का फर्स्ट इंजीनियर बनूंगा, क्योंकि सारे कारोबारी हैं, पढ़े लिखे बेशक हैं, लेकिन इंजीनियरिंग साइड पे नहीं इतने जाते। तो फिर बस जो है FSC के बाद इधर शौक हो गया कि ये ट्राई करना है, और उसमें मज़ा इतना आया कि कभी मैं वापस ही नहीं गया, मैं यूनिवर्सिटी गया ही नहीं कभी, और बड़ा अच्छा सफ़र गुजरा है मुझे लगता है। और FSC क्या क्या सब्जेक्ट से? प्री इंजीनियरिंग। सही। FSC प्री इंजीनियरिंग मैंने की है इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज फॉर बॉयज़ F103 से। सही, द फेमस F103। हाँ, द फेमस F103। सही। बट उस टाइम व्हेन यू वर इन द कॉलेज, सो उस टाइम आसपास जो बच्चे थे एंड ज़ाहिर आपका उस टाइम से बिजनेस का एक्सपोजर मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत, तो वो फिर किस तरीके के साथ यू वर इंटरेक्टिंग विद देम एंड सॉर्ट ऑफ ट्राई टू बी इन दैट सॉर्ट ऑफ जोन? मेरे ख्याल से जब तक मैं FSC में था, मेरा कोई एम्बिशन नहीं था कि कभी बिजनेसमैन भी बनेंगे। लाइफ बड़ी सिंपल सी थी कि ठीक है यार ये निकलेंगे इंजीनियरिंग कर लेंगे कहीं से। थोड़ा सा मुझे FSC में वाइब आई कि नहीं यार, शौक बस कहीं से पैदा हुआ कि कुछ बेचते हैं, ख़रीदते हैं। थोड़ा मुझे लगता है उन ट्रेनिंग का भी रोल है कि मैंने अटेंड की, तो मुझे पॉसिबिलिटीज़ बड़ी नज़र आती थी, आज तक बड़ी नज़र आती हैं। तो मैंने कुछ चीज़ें ट्राई की। उस टाइम जो है ना ई-कॉमर्स बड़ा स्टार्ट हो रहा था पाकिस्तान में, तो केमू और दराज बड़े न्यू आए थे, तो मैं उस पर एक डायमंड रेटेड सेलर भी था उस टाइम पे, और फिर छोड़ दिया सब कुछ। तो हमेशा वो स्टेप अप किया कि जो पिछला काम किया है ठीक है, कुछ सीखा है तो वो बंद कर दिया। लेकिन वो बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस था। और बीइंग अ स्टूडेंट इन 12th ग्रेड और वट एवर, अगर आप लाख 1.5 लाख रुपया कमा लें महीने का, तो उस टाइम पे बड़ी अमाउंट होती थी, और वो ख़त्म भी नहीं होती ना, क्योंकि माँ बाप आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं। और वहाँ से फिर मुझे लगता है कि एक मेरा स्टार्ट था कि मुझे लगा कि नहीं यार और कुछ करना है और कुछ ना कुछ करते रहना है। और स्टार्टअप इंडस्ट्री में थोड़ी सी जब एंट्री हुई, तो आई थिंक इट वाज अ वेरी लकी स्ट्राइक, क्योंकि यहाँ पर तो आपका कैनवस ग्लोबल है, राइट? अगर किसी और इंडस्ट्री में होते तो हम शायद आज लोकल हालात से बड़े इफेक्टेड होते। अल्लाह का शुक्र है कि शायद हम एक डॉलर इकोनॉमी का पार्ट हैं, तो उतना इफेक्ट हम पे नहीं होता। और फिर फाउंडर इंस्टीट्यूट कहाँ से मिला, कैसे पता चला? फाउंडर इंस्टीट्यूट जो है ना, ये मोनिस रहमान साहब जो रोज़ी के CEO ने, मैंने स्टोरी बताई थी कि मैं फेसबुक पे देख रहा था, उनका एक सेशन था और मैं अटेंड करने चला गया। इससे पहले मेरा कोई इंडस्ट्री से एक्सपोजर नहीं था F11 में, वो मैंने अटेंड किया। उन्होंने बड़ी एक अच्छी अपनी स्टोरी सुनाई और मैं इतना इंस्पायर हुआ कि मैंने कहा यार बस मैंने फ़ौरन ज्वाइन करना है, और वहाँ से ज्वाइन कर लिया। बड़े सालों बाद उनसे अब डिटेल में मुलाकात हुई थी और इंस्पिरेशन वहाँ से मिली। लेकिन फिर फाउंडर शूट ने आई थिंक के यूसुफ साहब एंड मसूद एंड इरफान वाब, उन्होंने बड़ा ज़्यादा
टाइम दिया उस कोहोर्ट को, उस टाइम जो पहला कोहोर्ट था और बड़ी एनर्जी भी थी। उसके बाद यूसुफ बिकेम द CEO ऑफ इग्नाइट एंड वो उस तरह नहीं रहा। मुझे लगता है वो ज़रा हमारा जो है ना वो OG वाला कोहोर्ट था, तो हमारे वाले में हमने बड़ा सीखा और उससे निकल के मुझे लगता है इट वाज पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, क्योंकि मुझे था कि यार अब 4 चीज़ें सीख ली हैं और बस अब कुछ ना कुछ करना ही है। और उस टाइम आपके आसपास जो वहाँ जो लोग आए वो किस कैटेगरी के या किस एज सो ग्रुप के लोग फाउंडर हैं? And you were the इंस्टीट्यूट youngest. में आई वाज द यंगेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह। सो फाउंडर इंस्टीट्यूट एसेंशियली उसका मॉडल ये है कि जो मिड करियर प्रोफेशनल्स ठीक है। हैं वो उनको अट्रैक्ट करते हैं कि यू हैव इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, यू वांट टू स्टार्ट समथिंग, आएँ पार्ट टाइम कुछ ना कुछ शुरू करें, अगर ट्रैक्शन आ जाती है तो जॉब छोड़ के परसू कर लें। मैं वहाँ अकेला ही था जो ज़रा यंग था, और जब मैं ग्रेजुएट हुआ कोइंसिडेंटली तो मुझे पता लगा कि मैं दुनिया में यंगेस्ट फाउंडर इंस्टीट्यूट ग्रेजुएट हूँ 19 साल की उम्र पे, क्योंकि दुनिया में कोई भी नहीं इतना पागल होता कि इतनी यंग एज में जाके ज्वाइन कर ले। लेकिन आई थिंक वो मेरे यंग होने से ज़्यादा क्रेडिट जो है उन सारे मेंटोर्स को जाता है, क्योंकि उन्होंने कोई फ़र्क नहीं क्रिएट किया कि यार अच्छा कोई मिड करियर है, यंग है। मुझे बड़ी डिस्टिंक्टली याद है कि जब मैं उस सेशन में गया पहले वाले में, तो मैंने यूसुफ से कहा कि जी मैं जो है ना 18 साल का हूँ, 19 साल का हूँ, वट एवर। तो उन्होंने मुझे स्ट्रेट अप कहा कि देखो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता तुम्हारी जो भी एज है, तुम आके काम करना चाहते हो, स्टार्टअप बनाना चाहते हो तो हम सपोर्ट करें। मैंने कहा ये तो परफेक्ट जगह है, और देखें कोई रेफरेंसेस नहीं, कोई फैमिली रिलेशंस नहीं, कोई कुछ नहीं। आई थिंक 4 महीने तक तो उन्हें ये भी नहीं पता था कि यार इसके माँ बाप क्या करते हैं और क्या करते हैं। और तो मुझे लगता है कि आप कोशिश करें तो आपको फेयर अपॉर्चुनिटीज़ मिल ही जाती हैं, और आई थिंक बड़ा क्रेडिट जाता है उन सारे लोगों को, मेरी सक्सेस का भी और जो बाकी लोग थे उनका भी। और बट व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ योर फैमिली के जब फाउंडर इंस्टीट्यूट और उसके बाद वो कह नहीं रहे थे कि बेटा यूनिवर्सिटी सीन क्या क्या? मेरे ख्याल से ना मेरे पेरेंट्स की तरफ से थोड़ा सा था पहले 1 साल के यार ये क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं, क्योंकि इतना शायद इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा था। साल 1 के बाद जब थोड़ी सी रिकग्निशन मिलना शुरू हुई, थोड़ा सा फाइनेंशियल्स बेहतर हुए, तो उन्होंने कहा कि नहीं यार जो कर रहा है शायद इसे कुछ पता है, कोई कुछ ना कुछ काम की चीज़ कर रहा है। तो फिर वो सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा हो गई। पहले साल में तो काफ़ी प्रेशर था कि नहीं यार ठीक है एक्सपेरिमेंट करना है कर लो, लेकिन यूनिवर्सिटी ज़रूर जाना चाहिए। और फिर साल बाद जब थोड़ा बहुत नज़र आना शुरू हुआ, तो वो जो है ना उनकी सपोर्ट मिल गई। बट आई थिंक इवन उस साल में भी जिस तरह ट्रेडिशनली होता है कि बहुत सी फैमिलीज़ तो इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ, हमारी में ये था कि उन्हें था कि यार ठीक है, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में भी बंदा काम करता है, ठीक है, अगर यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे कुछ प्रोडक्टिव करो। तो वो थोड़ा सा एक अनकन्वेंशनल जो है फैमिली ब्रॉटअप है, जिसने बड़ा कंट्रीब्यूट किया है जो भी मेरी सक्सेस है या काम है। सो जो 4 महीने का फाउंडर इंस्टीट्यूट था, जी। और उसके बाद क्या नेक्स्ट स्टेप था? तो 4 महीने फाउंडर इंस्टीट्यूट किया, उसमें प्राइस कोई आइडिया भी डेवलप? हाँ, ये प्राइस कंपैरिजन वाली वेबसाइट बनाई। उस टाइम में बड़ा पैशनेट था और इतना इकोसिस्टम नहीं था, ई-कॉमर्स का मुझे एक्सपीरियंस था, तो ये नेचुरल चीज़ थी। वो मैंने बड़ी कोशिश की 1.5 साल बनाने की। शायद उस टाइम मैं उतना आई वुड से फाउंडर मैच्योरिटी बड़ी कम थी। एक दफ़ा एक आर्टिकल में फाउंडर मैच्योरिटी की बात हो रही, तो मेरी बड़ी कम थी फाउंडर मैच्योरिटी। लेकिन उस 1.5 साल में जो है मैंने कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ किए, बस यूँ ही। अब नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर नया बना था, मैंने उनसे कहा जी एक इवेंट करना है, उन्होंने कहा 100 बिस्मिल्लाह आप आ जाएँ। ये इस्लामाबाद वाला NIC परवेज साहब एंड ऑल। और वो इवेंट में ना मुझे मज़ा बहुत आता था, लेकिन पैसे नहीं बनते थे, तो हर इवेंट में पैसे लगते ही थे। और लेकिन जब वो 4, 5, 6 इवेंट्स किए इन पैरेलल, मैं स्टार्टअप बनाने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे समझ आया कि मज़ा तो मुझे उस काम में आता है, और ये वाला इतना अच्छा चल भी नहीं रहा, तो मे बी इसको जो है ना गिव अप कर देना चाहिए, और जिस चीज़ में दिल लग रहा है वहाँ करते हैं, और वहाँ भी पैसे बन ही जाएंगे। तो गूगल शुगल क्या कि दुनिया में लोग कॉन्फ्रेंस से भी पैसे कमा लेते हैं, लाइवलीहुड चलता है। हमारे यहाँ उस टाइम तक इतनी ये मेन स्ट्रीम चीज़ नहीं थी कि अच्छा यार आप क्या करते हैं, अच्छा आप कॉन्फ्रेंस कराते हैं, और इवेंट ऑर्गेनाइज़र को तो वैसे ही हम बड़ा नीची नज़र से देखते हैं। हम बड़ा ये डिस्टिंग्विश करते हैं अपने आप को कि नहीं भी हम इवेंट ऑर्गेनाइज़र नहीं, हम अपनी कॉन्फ्रेंसेस कराते हैं, ठीक है, वी हैव अ प्लेटफॉर्म। और वहाँ से एक थोड़ा सा बड़ा इवेंट होस्ट किया लाहौर में, उससे थोड़ा बहुत रेवेन्यू आया। एक जो आई थिंक हमारी अगेन लकी स्ट्राइक हुई कि हमने सिलिकॉन वैली एक डेलीगेशन ले गए। तो मैं स्टार्टअप ग्राइंड का पार्ट था, उसके अराउंड कुछ लोग ऑर्गेनाइज किए 2018 में, तो हमने उसको भी एक इवेंट बना लिया। तो वी नाउ रन दी लार्जेस्ट प्राइवेट
आई वुड से एक्सचेंज प्रोग्राम्स और मार्केट एक्सेस प्रोग्राम्स फॉर दी पाकिस्तानी इनोवेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप इकोसिस्टम, राइट? और उसमें फिर लाइक यू ब्रिंग द स्पॉन्सर्स ऑन बोर्ड जो we bring the sponsors also, but also people pay, right? So we create a package and we say okay, you run a tech company, आप स्टार्टअप फाउंडर हैं whatever, हम आपको नॉर्वे से कनेक्ट कराते हैं, नॉर्वे जाएंगे वहाँ कॉन्फ्रेंस पे। ओवर द ईयर्स ये बड़ा डेवलप हो गया, स्टार्ट सिलिकॉन वैली से हुआ था और अब तक आई थिंक कोई 300-400 लोग हमारे साथ डिफरेंट मुल्कों में ट्रैवल कर चुके हैं। आई थिंक सॉरी 500 प्लस हैं और वो लोग आप अपने इकोसिस्टम में देखेंगे बड़ा इम्पैक्टफुल रोल अदा कर रहे हैं और लकीली वो हमारे अब नेटवर्क का, हमारी कम्युनिटी का पार्ट है और हमने उनको ग्रो होते हुए देखा है, उन्होंने हमें ग्रो होते देखा है। तो इसलिए हमें अंदाज़ा है कि इन चीज़ों से कितना इम्पैक्ट होता है। मतलब ये जो एक्सपोजर है, मिलना मिलाना है, इवेंट्स हैं, बहुत सी सक्सेस स्टोरीज़ हमें पता है कि जो कोई बंदा किसी इवेंट पे कनेक्ट हुआ है, तो वो जो इम्पैक्ट है दैट कीप्स अस काइंड ऑफ मोटिवेटेड कि यार अच्छा नहीं, जो हम करते हैं उससे कुछ ना कुछ होता है। सो सिलिकॉन वैली की आपने बात की एज अ ले मैन, मतलब एक आम बंदा है उसको शायद इतनी डिटेल्स उसका ना पता हो, तो जो भी बंदा देख रहा है उसके जहन में क्वेश्चन है कि अच्छा आप खुद अभी शुरू कर रहे हैं पाकिस्तान में और आप यहाँ से सिलिकॉन वैली अगर लोगों को लेके जा रहे हैं, सो वहाँ आपने कनेक्शन पहले कैसे बनाया, या वो पूरा बैक एंड जिसको हम कहते हैं, so how was that? So I think इसमें हम फिर वापस वो रॉटअप वाली चीज़ में आ जाएंगे क्योंकि आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। तो मेरे वालिद साहब जो है ना वो काइंड ऑफ लाइक अ कम्युनिटी बिल्डर ही हैं, वो अब तो टर्म्स आ गई हैं इस चीज़ के लिए, और तो मेरे में वो थोड़े नेचुरली वो जरासीम थे। जब हम ये प्लान कर रहे थे कि अच्छा यार हमने बे एरिया जाना है, सिलिकॉन वैली जाना है, सैन फ्रांसिस्को लेके जाना है लोगों को, एक कॉन्फ्रेंस थी स्टार्टअप ग्राइंड की, उसके अराउंड किया, वीज़ाज़ वगैरह अप्लाई किए, तो वहाँ पर मैंने कहा कि यार रीच आउट शुरू करते हैं, लिंक्डइन खोलते हैं, देखते हैं कौन है पाकिस्तानी डायस्पोरा में, कौन है, डिफरेंट कंपनीज़ के लोग ढूंढे, उनको कोल्ड मैसेजेस किए, पाकिस्तान में दोस्तों से कहा कि यार देखें हम इस तरह जा रहे हैं, आपके कोई वहाँ दोस्त हैं, तो बड़ी वो एक जो है ना वो प्रॉपर हसल टाइप, प्रॉपर हसल थी। और आई थिंक पिछले 5 साल में जितना काम हमने किया है सिलिकॉन वैली को पाकिस्तान से कनेक्ट कराने में, वो बड़े बड़े पुराने इदारों ने नहीं किया, हुकूमतों ने इतना काम नहीं किया, और सिर्फ उसके पीछे यही अप्रोच है कि हमने हसल किया, हमने कहा यार अच्छा चलने ढूंढते हैं कौन कनेक्ट होना चाहता है, क्योंकि हम हमेशा एंटरप्रेन्योरियल अप्रोच से थे कि यार ठीक है यू नो लेट्स मेक दिस वर्क, जान मारनी है इसमें। और फिर हमने इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज़ किए। पाकिस्तान टेक समिट जो है हमने सिलिकॉन वैली में शुरू किया, 3 दफ़ा हम ऑर्गेनाइज़ करा चुके हैं। हर साल जो लोग हम पाकिस्तान से लेके जाते हैं उनको हम वहाँ पर पाकिस्तानी डायस्पोरा से कनेक्ट कराते हैं। और सिमिलरली जो डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस हैं, जो ग्लोबल इवेंट्स वहाँ होते हैं, उसमें भी हम अटेंड करते हैं, उनके ऑडियंसेस भी कनेक्ट करते हैं। और उसका मेन मकसद ये है कि लेट्स से अगर यहाँ से कोई बंदा जा रहा है, पे करके जा रहा है, सो वहाँ जो आप अगर इन्वेस्टर्स ला रहे हैं या जो भी लोग ला रहे हैं, तो एक उनके साथ कनेक्शन उनका बिल्ड हो जाए। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज़ मार्केट एक्सेस, कि आप जाते हैं वहाँ तो यहाँ तो आप किसी इन्वेस्टर से कनेक्ट हो जाएं, किसी से पार्टनरशिप मिल जाए, किसी से आपको सॉफ्टवेयर का प्रोजेक्ट मिल जाए, या ये कि कोई लर्निंग हो जाए। ये भी बड़ा एक मेजर मोटिवेशन है। बहुत से जो बिजनेस लीडर्स हमारे साथ ट्रैवल करते हैं, उनकी कोई सॉफ्टवेयर कंपनी वगैरह नहीं, किसी इंटरप्राइज में काम करें, लेकिन वो जाते हैं कि यार हम सीखें कि लेटेस्ट क्या है, इनोवेशन ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। और बड़ी लर्निंग है, मेरी अपनी बड़ी लर्निंग है वहाँ पर जो चीज़ें होती हैं उनको देख के कि यार दुनिया जो है वो कितनी आगे चल रही है। और जब तक हमारे यहाँ के लीडर्स उन इकोसिस्टम्स में नहीं जाएंगे तो वो बेसिकली कनेक्शन नहीं बिल्ड हो सकते, क्योंकि देखें वहाँ से कोई बंदा आके ये नहीं बता सकता कि इस मुल्क को क्या चाहिए। ये हम ही बता सकते हैं क्योंकि हमने वक्त गुजारा है, हम इन सिस्टम्स का पार्ट हैं। हम जाते हैं, हमें वो लाइट बल्ब मोमेंट आती है कि यार ये चीज़ तो ऐसे इम्प्लीमेंट हो सकती है। और वो आप देखेंगे कि ज़्यादातर लोग जो चेंज लाए हैं इस मुल्क में वो इसी तरह की उनकी जर्नी है, उन्होंने यहाँ वाइट टाइम गुजारा है, इस मार्केट को समझा। और आपका पहला बाहर का ट्रिप कब था? मेरा पहला बाहर का ट्रिप था 2016 में। तो मैं फाउंडर शूट के बाद प्लान 9 भी चला गया था। ये मैं थोड़ा मिस कर गया। मुझे बड़ा शौक था कि प्लान 9 बड़ा कूल है, और उसमें इंडक्शन हो रही थी, स्टार्टअप लिया वहाँ चले जो लाहौर में। और वहाँ पर जो है उस के दौरान एक ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट हुआ सिलिकॉन वैली में, जो कि बराक ओबामा साहब ऑर्गेनाइज कर रहे थे, उसमें वो आए भी थे। उसमें को 22 लोग गए थे पाकिस्तान से, जिसमें मैं भी सिलेक्ट हो गया। तो वो मेरी ज़िंदगी की पहली ट्रिप थी। तो क्योंकि मेरी शायद पहली ट्रिप ही वो हो गई थी, स्टैनफोर्ड चला गया सीधा, तो शायद इस वजह से वहाँ की मुझे थोड़ी जो है ना वो आई वुड से मार्केट की अंडरस्टैंडिंग भी आसान हो गई मेरे लिए। एंड हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस एज 18-19 साल के बच्चे के लिए? अभी तो मैं कहता हूँ कि वो जो ट्रिप है ना वो अभी भी ख्वाब ही लगता है, ठीक है। क्योंकि अब तो मैं कोई पता नहीं 25 दफ़ा जा चुका हूँ, अभी जा रहा हूँ अगले महीने। लेकिन वो जो एक
पहली दफ़ा और आप बस में बैठ के वीज़ा लगवाने जा रहे हैं और आपको ये भी नहीं यकीन लगेगा या नहीं लगेगा, फिर आपका लग जाता है, फिर आप कहते हैं अच्छा जहाज़ में जा रहे हैं और वहाँ पर आप हुज़ हू ऑफ द वर्ल्ड को मिल रहे हैं, राइट, क्योंकि वो इवेंट बड़ा अच्छा था और वो लोग आपके सामने हैं जिनकी आपने स्टोरियाँ सुनी हैं, जिनकी यूट्यूब वीडियोस देखी हैं। तो उससे शायद एक जो आज मैं देखता हूँ कि लर्निंग थी कि पता लगा कि यार ये सारे लोग जो है ना मतलब हमारी तरह इंसान ही हैं, सिर्फ वो क्योंकि वैली में बैठे हैं, उन्होंने एक बड़ी कंपनी बना ली है तो हम उनको इंस्पिरेशन समझते हैं, तो हम भी ये सब कुछ कर ही सकते हैं। और वो एक यंग एज में बड़ी अच्छी लर्निंग थी होने के लिए, क्योंकि उसके बाद मुझे जो है ना आज तक कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं लगती, सिर्फ ये होता है कि अच्छा यार कितना टाइम लगेगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन कर हम सब कुछ सकते हैं। आपने सिलिकॉन वैली की बात की, लाइक ज़रा यहाँ से बैठ के जब आप चीज़ें देखते हैं, मैंने ट्रैवल किया होगा, दो और ने किया होगा, बट जनरली स्टार्टअप्स पाकिस्तान में हज़ारों लाखों की तादाद में लोग कर रहे हैं और हर बंदे का मेरे ख्याल से वो एंड गोल टाइप जो है ना, या वो जिसको देख रहा है वो वहाँ से ही है। सो व्हाट इज़ सिलिकॉन वैली? बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए दुनिया में हमेशा मूवमेंट्स रही हैं। मुझे लगता है कि अमेरिका ने काफ़ी चीज़ें सही की इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशन, पॉलिसी, सपोर्टिंग इनोवेशन, राइट। अगर आप सिलिकॉन वैली की रूट्स भी देखें तो बेसिकली बहुत सी चीज़ें गवर्नमेंट फंडेड है। आपका जो इंटरनेट भी दुनिया में चल रहा है वो बेसिकली डारपा का एक प्रोजेक्ट था जो कि अमेरिकन डिफेंस रिसर्च है। आपके जो आज ड्रोन्स चलते हैं DJI, ऐसी हज़ारों चीज़ें आपकी पूरी दुनिया में GPS जो है वो अमेरिकन गवर्नमेंट की जो है ना उनकी वजह से चल रही है, वो आज भी मेंटेन करते हैं। और उन्होंने ओवर द ईयर्स शायद एक इकोसिस्टम ऐसा बना दिया विच ट्रांसलेटेड इनटू व्हाट वी नाउ सी एस सिलिकॉन वैली, राइट। कि स्टैनफोर्ड से कोई बच्चे उठे, इनोवेशन हुई, प्रोडक्ट बन गया, कमर्शलाइज हो गया और आज जितनी बड़ी कंपनीज हैं, ज़्यादातर बड़ी कंपनीज के हेड ऑफिसेज वहाँ हैं। मुझे पर्सनली लगता है कि जो स्ट्रेंथ सिलिकॉन वैली की है या थी वो है कि वहाँ टैलेंट जो है वो बड़ी एक हाई कंसंट्रेशन में, मतलब एक इलाका है, 8-9 शहर हैं जहाँ पर सारे लोग ही बड़े स्मार्ट हैं, सारे स्मार्ट लोग इकट्ठे हो गए हैं एक जगह पे। तो अब इतने स्मार्ट लोग अगर एक जगह पे इकट्ठे हो जाएं तो कुछ ना कुछ मीनिंगफुल कर ही लेंगे। इसीलिए शायद मैं अब लाहौर में भी इतना वक्त गुजारता हूँ, क्योंकि गुलबर्ग और जो DHA का एरिया है वहाँ पर इतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन में आपकी टेक कंपनीज और स्टार्टअप्स हैं कि वहाँ पर भी एक सॉर्ट ऑफ नॉलेज कॉरिडोर है। आप वहाँ कैफ़ेज़ पे भी जाएंगे, लोगों को मिलेंगे तो बड़ी आपको जो है ना डिफरेंट बातें नज़र आएंगी एज़ कम्पेयर टू बाकी जगह के। तो लोगों को एक फ़िज़िकल जगह पे इकट्ठे करने का आई थिंक ह्यूमन हिस्ट्री में बड़ा एक रोल रहा है। सिलिकॉन वैली ने वो इस तरह किया कि ग्लोबल इम्पैक्ट हो गया। शायद पाकिस्तान में लाहौर से या किसी और जगह से कहीं ना कहीं हम एक क्लस्टर बना लें जो कि इस मुल्क को बदल दे और फिर ये कि ग्लोबल चेंज भी ले आए या अपॉर्चुनिटीज़ को भी परसू करे। जो स्टार्टअप्स का मुझे लगता है एक परसूट है सिलिकॉन वैली जाने की या एक इंस्पिरेशन है वैसी चीज़ें बनाने की। पोस्ट कोविड शायद थोड़ा सा ये नोशन बदल गया है। लोग कह रहे हैं कि अच्छा दुनिया में आप कहीं भी हो आप एक ग्लोबल प्रोडक्ट बना सकते हैं। वेंचर कैपिटल भी अब पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा आया, अभी भी आ जाता है। तो शायद अब वो उतना नहीं है जितना हम कोविड के पहले ट्रेंड देखते थे। अब लोगों को ये लगता है कि अच्छा आप कहीं भी हो अगर आप अच्छा प्रोडक्ट बनाएं तो आपको वो वाली सपोर्ट मिल जाती है। और फाउंडर इंस्टीट्यूट का भी असेंशियल विजन यही है विच इज़ ग्लोबलाइजिंग सिलिकॉन वैली की। जो वहाँ की लर्निंग्स हैं उन्होंने हमें इस्लामाबाद में सिखा दी। तो अगर वो शायद प्रोग्राम ना होता तो पता नहीं मेरी लाइफ की ट्रजेक्टरी या बड़े लोगों की ट्रजेक्टरी बड़ी डिफरेंट होती। सो अभी हमने सिलिकॉन वैली की बात की, लेट्स से थोड़ा सा हम अगर स्टार्टअप कल्चर पाकिस्तान की बात करें, अब ज़ाहिर है वो आप तो दिन में मेरे ख्याल से 500 दफ़ा ये बातें करते होंगे बट मेरे लिए तो मेरे ख्याल से बड़ा नया था बिकॉज जब मैं इंग्लैंड से वापस आया और मैंने काम शुरू किया तो मुझे तो लिटरली पता भी नहीं था। 2016 के बीच में मैं वापस आया हूँ तो मुझे 2017 के प्रॉब्ली एंड पे पता चला कि स्टार्टअप कल्चर नाम की भी कोई चीज़ होती है। मतलब हम लोग तो बस फिल्म्स बनाना, जर्नलिज्म, लाइक दुनिया बिल्कुल और थी। फिर एक दिन मैं NIC गया हूँ तो आई वाज लाइक यार शिट ये कौन सी जगह है, मतलब फिर सारा वो प्रोसेस एंड एवरीथिंग। पाकिस्तान में जो स्टार्टअप कल्चर है सारा ओवरऑल, आप अगर थोड़ा सा पीछे जाओ, लाइक आपके ख्याल से कहाँ से ये ज़्यादा चीज़ जो है वो थोड़ा सा मेन स्ट्रीम आना शुरू हुआ है? पर्सनली मुझे लगता है कि प्लान 9 वाले टाइम से, जब मैंने अब थोड़ा सा लोगों से बात करना शुरू किया उस टाइम तो मुझे भी नहीं पता था। बट अगेन पाकिस्तान में बिज़नेस तो बहुत पुराना हो रहा है और मैं अभी कराची में था, मैं ऐसे ऐसे लोगों से कभी कभार आपको मिलने का मौका मिलता है कि वो जिसको असल धंधा आप कहते हैं ना, मतलब एक स्टार्टअप इट्स अ बिट लाइक स्टिल आई फील लाइक अ बिट फ्लैशी, ज़रा कूल सेक्सी सा हमने इस पूरी चीज़ को दिया हुआ है। बट जो असल लोग KP में, पंजाब में, मतलब जो कारोबार जिसको हम लोग बोलते हैं, वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। तो स्टार्टअप क्या चीज़ है? बड़ा अच्छा सवाल है।
आई थिंक पहले डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं। डेफिनेशन ये है कि जी स्टार्टअप इज़ अ बिजनेस दैट इज स्केलेबल बाय नेचर, ठीक राइट। है। तो आप रेस्टोरेंट खोल लें, वो स्टार्टअप नहीं है, आप जो मर्जी कहें, मैं नहीं मानूंगा, ठीक है, और कोई मान ले, क्योंकि आप जो है ना, मतलब 1 लाख रेस्टोरेंट खोलने तक आपको पता लग जाएगा, ठीक है, एक दफ़ा। लेकिन आप एक वेबसाइट खोलते हैं ई कॉमर्स की, वो आप स्केल करते हैं, ऐड लगाते हैं, एकदम वो पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल हो जाती है। एक रेस्टोरेंट आज F10 में है, कल G11 में आ जाएगा, परसों शायद आप F8 में पहुंच जाएं, आपको पूरा इस्लामाबाद कवर करते हैं ना 30 साल लग जाएंगे, अनलेस कि अगेन ठीक है। फ्रेंचाइजिंग वगैरह कुछ चीज़ें हैं। तो स्टार्टअप्स की परसूट भी इसीलिए है कि यार आप एक स्केलेबल बिजनेस बनाएं, क्योंकि वो ज़्यादा जल्दी ज़्यादा ग्रो करता है। वीसी भी इसलिए इन्वेस्ट करता है कि भाई ये ज़्यादा जल्दी ज़्यादा ग्रो करेगा, वरना वो कारोबार में भी इन्वेस्ट कर दे। तो गेम तो सारी यही है ना कि हमने जल्दी बड़ी कंपनी बनानी, टाइम की। पाकिस्तान में जो मेरी एक एक्सपीरियंस है, मेरी भी ज़्यादा एक्टिविटी 2016-17 में हुई, 18 में ज़्यादा हम इवेंट्स में आए, कि एक स्टार्टअप्स थे जो 15 साल पहले शायद बने, जिसमें आप रोज़ी, पाक व्हील्स वगैरह को डाल लें। ज़मीन एक मेरे ख्याल ज़मीन, से एक वो वेव थी, जिसके बाद काफ़ी हद तक आप देखेंगे कि एक स्लो डाउन ही रहा पाकिस्तान के स्टार्टअप इकोसिस्टम में। उसके बाद कोई इतनी बड़ी कंपनियां रूहे रवा नहीं आई। फिर जो ज़्यादा आया दैट वाज 2018, 19, 20 वटेवर टिल 21, टिल कोविड एंड दिस साइड। और इसमें काफ़ी ज़्यादा रोल जो है वो करीम का भी था, क्योंकि करीम में जो इतने ज़्यादा पाकिस्तानी थे, जब करीम सक्सेसफुल हुआ, उनके पास पैसे भी आ गए, उनके पास एक्सपीरियंस भी था, तो उन सारों ने निकल के बहुत ज़्यादा कंपनियां बनाई, जो कि आप देखेंगे एयरलिफ्ट भी बहुत ज़्यादा करीम के लोग थे। जितनी कंपनियां अभी भी चल रही हैं वो करीम का कहीं ना कहीं उसमें इम्पैक्ट है। बट जो कुछ और फैक्टर्स हैं वो भी हैं। आपकी यंग पॉपुलेशन बड़ी जो है ना ज़्यादा होती जा रही है हर रोज़, और हो रही है। डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से कुछ डिजिटलाइजेशन, कहती है। 3G 4G जो है आपकी, उसकी एक्सेस जिस दौर में आई, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिन्होंने शायद कंट्रीब्यूट किया कि जो 2018 से एक ग्रोथ स्टार्ट हुई हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम की या स्टार्टअप कल्चर की। आई थिंक बहुत सा क्रेडिट जो है वो इनक्यूबेटर्स, एक्सीलेटर्स को भी जाना चाहिए, क्योंकि अगेन जहाँ पर स्मार्ट लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ निकल ही आता है। अब मैं प्लान 9 में था, और जो स्टार्टअप में वहाँ लेके गया वो तो नहीं मेरा चला, लेकिन जो स्टेप प्लान 9 से मुझे रिसोर्सेज मिले, जो नेटवर्क मिला, जो एक कम्युनिटी मिली, उसने मेरे करियर में बड़ा फ़ायदा किया। और इसी तरह NIC में भी है। NIC ने जितने लोगों को सपोर्ट किया, इवन बियॉन्ड इंक्यूबेशन, राइट, एज अ कम्युनिटी, एज आ प्लेटफॉर्म के कोई भी आए, मिले मिलाए, सारा कुछ करे। तो ये इकोसिस्टम जो है वो स्टार्टअप में बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि एसेंशली आप एक बड़ी डिफरेंट सी चीज़ कर रहे हैं। आप स्टैंडर्ड कारोबारी है ही नहीं, आपके घर वालों को भी नहीं समझ आती कि क्या वेबसाइट पे बैठे करी जा रहे हैं, या ये स्टार्टअप जो बना रहे हैं इसमें पैसे नहीं बन रहे पहले 1 साल। तो आपको ऐसे लोग चाहिए होते हैं जिनको ये लॉजिक समझ आता हो, जिनको ये दुनिया जो है समझ आती है। जिस तरह आप जो है अगर फिल्म एंड मीडिया के बंदे हैं, तो आपका फिल्म एंड मीडिया का एक पूरा इकोसिस्टम होगा, जिन्हें समझ आता होगा आप ये क्यों लाखों के कैमरे खरीदते हैं, और ये क्या आप घंटों घंटों बैठ के एडिटिंग करते रहते हैं। ये आम किसी बंदे को नहीं समझ आएगा। तो इसीलिए स्टार्टअप में इकोसिस्टम बिल्डिंग का बड़ा रोल रहा है, जो कि हम समझते हैं कि हम एक इकोसिस्टम बिल्डर हैं, और ये सारे इदारे भी यही काम करते हैं। और इसकी वजह से एक कल्चर बिल्ड होता है, जिसमें जो एक नया बंदा है उसे लगता है कि ठीक है भाई, मैं भी फेसबुक की तरह का एक स्टार्टअप बना सकता हूँ। क्योंकि स्टार्ट तो वहाँ से ही है ना, कि किसी को पॉसिबिलिटी नज़र आए कि अच्छा मैं भी एक स्टार्टअप फाउंडर बन सकता हूँ, फिर वो प्रॉब्लम पकड़े, एफर्ट करे, और उसको आगे लेके चले। आप तो ज़रा इस कम्युनिटी से हैं, तो आई एम श्योर कि आपका तो बड़ा पॉजिटिव पर्सपेक्टिव होगा। मैं थोड़ा सा कभी कभार जब मैं ये NIC, नॉट पर्टिकुलरली NIC, जनरली स्टार्टअप कल्चर उसको देखता हूँ, तो मुझे तो अभी भी समहाउ मेरी थोड़ी सी रिजर्वेशंस रहती हैं। बट अगेन आई नो एज़ वेल कि इट्स अ प्रोसेस, ये कोई एक दिन में, एक महीने, 1 साल, 2 साल में नहीं। बट जनरली अगर आप इको ये जाएँ, जितने भी सेंटर्स हैं आपके, बड़ा वो एक फ्लैशी, सेक्सी, कूल सा, वो भी मसला नहीं है, इट्स लाइक गुड टू हैव दैट। बट मैं तो जब भी गया हूँ, मतलब सॉरी टू से, लाइक बच्चे खेल ही रहे हैं वहाँ, या वो गपशप लगा रहे हैं बैठे, मे भी काम की बात भी कर रहे होंगे, आई एम नॉट सेइंग कि वो बिल्कुल ही है। बट ज़्यादा ना मुझे कि वो एक ना ट्रेंडी सी नहीं जो चीज़ आती है कि जी एक वेव आई भी है आजकल। सही कह रहे हैं। बट अगेन उसका पॉजिटिव भी निकाल सकते हैं आप, उससे नेगेटिव भी निकाल सकते हैं। पॉजिटिव ये है कि जी आप ये करेंगे तो ज़रा आपकी इंडस्ट्री ग्रो होगी सारी। बट हाउ डू यू सी, फिर ज़रा अभी एयरलिफ्ट के बाद तो बहुत ज़्यादा लोग आई नॉट से डिसअपॉइंटेड, मतलब मुझे नहीं पता क्या बिजनेस मॉडल उनका फेल हुआ, जो भी हुआ, बट उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज़ भी आए। फिर हम लोग ये सुनते हैं कि जी पाकिस्तान में $1 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट्स भी आ रही हैं। फिर जब मैं लोगों से असल में बात करना शुरू करता हूँ एज ए जर्नलिस्ट या एज ए मीडिया पर्सन, तो मुझे ये भी कहानियाँ सुनने में आती हैं डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स कि यार ये अक्सर तो वादे सिर्फ ख़बरों
तक होते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे तो आते भी नहीं हैं। मतलब अगर एक बंदे ने कहा है कि जी इस कंपनी में या पाकिस्तान में हम अभी, बल्कि कोई सऊदी वो एक शेख हैं, उन्होंने मेरे ख्याल से कुछ ऐलान किया है, सो आई डोंट नो वो एक्चुअली कितना पैसा पाकिस्तानी बैंक में आएगा या नहीं। वो तो हमारे साथ ही गया था, हम उस पर तो कहेंगे कि वो एक्चुअल है, लेकिन सऊदी प्रिंस फाहद बिन मंसूर अल सऊद ने आपका देखें पर्सपेक्टिव आपका बिल्कुल सही है। अगर फ्रॉम दी आउटसाइड आप देखें तो काफ़ी चीज़ों पे क्वेश्चन मार्क हम रेस कर सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ ना बड़ा ज़रूरी है। देखें एनआईसी में जो यंग बच्चे यूनिवर्सिटियों से आते हैं और उनका प्रोफेशनल लाइफ का पहला एक्सपोजर होता है, उनके लिए ये चीज़ बड़ी लाइफ चेंजिंग है। मैं एक इंक्यूबेटर से ऑलरेडी गया था, मेरे लिए शायद वो इम्पैक्ट ना हो, लेकिन जो लोग यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं जिन्होंने दुनिया देखी नहीं है, उनके माइंड पे क्या इंप्रेशन जाएगा। फिर ये कि क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट फंडेड हैं, तो शायद उनके इतने ज़्यादा इंसेंटिव नहीं है कि हमको बहुत टॉप का फाउंडर पकड़ के लाएं। उनका तो काम है कि बस जो अप्लाई करता है उसमें से अगर वो अच्छा लग रहा है उसे मौका दिया जाए। तो मौके का मतलब ये भी है कि कभी कभी वो नॉन सीरियस भी होंगे लोग, कभी वो खेलें कूदेंगे भी, फ़न भी करेंगे, लेकिन उनके फ़न करने का मतलब ये नहीं कि शायद वो काम नहीं करे, कुछ ना कुछ वो काम कर लेते हैं। इसी तरह मुझे लगता है जो वीसी इन्वेस्टमेंट कल्चर है, जब तक ये फंडिंग्स बड़ी पीक पे चल रही थी, अभी कोविड से पहले या इवन इन कोविड भी, पोस्ट कोविड थोड़ा सा, तो बड़ा अच्छा इकोसिस्टम था, सारों को पैसे मिल रहे थे, बड़ी इजीली मिल रहे थे, वीसी फंडिंग्स भी बहुत आई और वो एक्चुअल अमाउंट्स भी बड़े बड़े लोगों को मिली, वो मिली तो एयरलिफ्ट जैसी चीज़ें भी हुई। लेकिन इवन आई वुड सी कि एयरलिफ्ट एज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट, राइट, प्री एयरलिफ्ट यू कुडंट इवन इमेजिन कि कोई पाकिस्तान में $2-3 मिलियन रेस करे। एक कंपनी ने $80 मिलियन रेस किया है, जो कि मल्टीप्लाई करके पता नहीं कितने बन जाते हैं। और ठीक है वो नहीं चली, नहीं चलते, बड़े बड़े कारोबार नहीं चलते, और उसमें हालात का भी बड़ा रोल है। आपको क्या लगता है कि एयरलिफ्ट की क्या क्या वजह बनी है? मुझे नहीं लगता कि देखें वजह इंपॉर्टेंट है, जो वीसी फंडिंग का साइकिल है वो यही है कि आपको पैसे मिलते हैं, आप वो बर्न करते हैं। अच्छा, आप वो बर्न का वर्ड इसलिए क्योंकि आप उसमें आग लगा रहे हैं ना, आप उससे ज़रूरत से ज़्यादा खर्च रहे हैं, तो वो खर्च आप इसीलिए नहीं है ताकि आपको अगले राउंड मिले। अब क्योंकि हालात ऐसे बन गए दुनिया में और पाकिस्तान में भी कि उन्हें अगली फंडिंग नहीं मिली, तो वो जिस तरह स्पेंड करे थे उस पर हम सब ने सवाल रेस कर दिया कि नहीं तो ये तो ज़रूरत से ज़्यादा खर्च रहे हैं, तो उसी पे तो सारे खुश भी थे ना, क्योंकि वो खर्च रहे थे तो फंडिंग मिल रही थी। फंडिंग तो ये तो एक साइकिल है। वो एक इंडियन सीरीज पता नहीं मैंने कोई देखी थी, उसमें वैल्यूएशन के ऊपर ना पूरा वो था, तो वो एग्जैक्टली यही था कि बस वैल्यूएशन बढ़ी जा रही है, ऐसे ही, बट एक्चुअली यू आर इन लॉस। एक्चुअली यू आर इन लॉस। ये तो बर्न वाली गेम है ना, और अब दुनिया में हर जगह पे बर्न वाला चैलेंज हो गया मॉडल कि अच्छा जी ऊबर ने भी इतने पैसे बर्न किए, लेकिन अब कहाँ पर है, वी वर्क ने इतने पैसे बर्न किए, लेकिन वो एक मॉडल को फॉलो करे थे जिसे वीसीज ने एसेंशली इनकरेज किया। देखिए जब एयरलिफ्ट ने कोविड में अपने मॉडल को रातों रात शिफ्ट कर दिया, ठीक है, तब उसके इन्वेस्टर्स ने क्यों नहीं सवाल उठाया कि यार हम क्यों ये शिफ्ट कर रहे हैं? इसलिए नहीं उठाया क्योंकि वो अगला मॉडल चल रहा था, उस पर यूज़र आ रहा था, रिस्पॉन्स आ रहा था, ग्रोथ थी। तो वीसीज ने एक इकोसिस्टम बनाया जहाँ ये चीज़ें इनकरेज होती हैं। सिर्फ क्योंकि वो एक जगह पे आके रुक गई और वो नहीं चली तो हमें उन चीज़ों पे क्रिटिसाइज़ करने का मौका मिल गया। अगर वो ऐसे ही चलता रहता तो वो आज यूनिकॉर्न बना लेता और हम सारे बड़े खुश होते कि हाँ यार ये बड़ी चीज़ है। लेकिन जनरली स्टार्टअप कल्चर में हाउ डू यू डिफाइन, मतलब थोड़ा बहुत मैंने तो पढ़ा है उसके बारे में, बट एक है जैसे हम कराची या पेशावर या जो जो धंधे वाली बात या कारोबार वाली बात है कि जी पैसा लगा रहे हैं और पैसा आ रहा है, मतलब सामने है, एटलीस्ट फ़ायदा हो रहा है, बट ये जो वैल्यूएशन वाला है ये क्या सारा गेम है? मतलब हाउ डज दिस वर्क? अब ये बहुत बड़ी बड़ी दुनिया की मीडिया कंपनी जिनको हम फॉलो करते हैं वो भी इसी तरह है, मतलब वाइस है, नाउ दिस है, वो अक्सर लोग पूछते हैं जी बिजनेस मॉडल उनके पास भी कुछ नहीं है, मतलब वैल्यूएशन यू नो वो सारी वही वाली चल रही है कि जी डिज्नी ने पैसा डाल दिया, रूपर्ट मर्डॉक ने पैसा डाल दिया, इसने डाल दिया, बट इन द एंड ऑफ द डे होता है, मुझे तो कभी लगता है कि सारा ब्लैक को वो वाइट करने का शायद चक्कर चल, मतलब मुझे टू बी ऑनेस्ट कभी नहीं समझ आई इस पूरे मॉडल की। मुझे लगता है कि शायद वैल्यूएशन वाली मुझे भी कोई ख़ास समझ नहीं आई, लेकिन ये कि एक वीसी इकोसिस्टम जो कि वेरी मच सिलिकॉन वैली से शुरू हुआ, जो अब पूरी दुनिया में जो वेंचर कैपिटल की दुनिया चल रही है, ये उन्होंने ये कायनात बनाई है कि ठीक है यार हमें एक कंपनी लगी है, हमने उसको $10 मिलियन दे दिए, ये अब $100 मिलियन की है। अब क्योंकि उनकी रेपुटेशन होती है तो जो अगला वीसी है वो भी मान लेता है कि हाँ यार ये इस वीसी ज़बान पे चल रहा है कि वो, हाँ ज़बान पे चल रहा है। और वो अभी जो सिलिकॉन वैली बैंक का क्रैश भी है, कई चीज़ें हैं जो शायद इस सवाल पे ऐड ही करती हैं कि यार क्या ये जो चल रहा था ये सही था या नहीं, ठीक है। लेकिन ये कि जो लोग
इस इकोसिस्टम में नीचे हैं, फॉर एग्जांपल फाउंडर है वो शुरू कर रहा है, तो वो मॉडल फॉलो करे जो वीसी ने सेट किया है। तो ये तो मॉडल ऊपर से सिलिकॉन वैली में बैठे उन्होंने बना दिया है कि ठीक है भैया आप ये मैट्रिक्स लेके आए, हम आपको पैसे दे देंगे, ये ऐसे होगा। और अगर आप एयरलिफ्ट की भी जर्नी देखें, मेरा थोड़ा सा एक्सपोजर रहा है, उनका स्टार्टअप जो है इट वाज परफेक्ट फॉर वीसीज, मतलब वो बना ही पैसे रेस करने के लिए था ना, वो तो परफेक्ट पोजिशनिंग थी, पिक्चर थी, उन्होंने करके भी दिखा दिया, $80 मिलियन रेस किया। क्या वो एज अ सस्टेनेबल बिजनेस बना रहे थे पता नहीं, एज अ वीसी फंडेड बिजनेस उन्होंने बड़ा अच्छा बनाया। उन्होंने ये बिजनेस मॉडल्स भी अलग अलग है, बिजनेस मॉडल अलग है कि देखिए कुछ है बूटस्ट्रैप बिजनेस, राइट, मतलब मेरी कंपनी एक बूटस्ट्रैप्ड कंपनी है, वो एक स्टार्टअप नहीं है। मैं कहता हूँ ठीक है यार मैं पैसे कमाता हूँ, बीच में डालता हूँ और पैसे कमा लेता हूँ, और कल को हो सकता है कि आप में उठें, हम सोचें कि नहीं यार हमने जो है ना एक राइड हेलिंग कंपनी बनानी है और हमने वीसी फंडेड मॉडल पे जाना है, तो उस मॉडल की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है। मतलब वहाँ फिर जो है ना वो वीसी को आपको जवाब दे होना पड़ता है, वहाँ पर एक पूरी वो एक डिफरेंट गेम है जो आप खेल रहे होते हैं, और उस गेम के अपने रिवॉर्ड्स भी हैं। जिस तरह अगर आपकी कंपनी फेल भी हो जाए तो अगर आपने 2-3 राउंड रेस किए हैं तो कुछ ना कुछ आप हर राउंड में से कैश आउट कर सकते हैं, तो आपने फिर भी पैसे कमा लिए लेकिन एट द एंड इन्वेस्टर ने लूज़ किए हैं। और आई थिंक ये पूरी जो इन्वेस्टमेंट वाला लैंडस्केप है इस पर पूरा एक बड़ा लंबा पॉडकास्ट हो सकता है, लेकिन मुझे पर्सनली ये लगता है कि देखें ऑब्वियसली पाकिस्तान में एक स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत बड़ी मार्केट है, आपके पास करोड़ों लोग हैं, ऑनलाइन आ रहे हैं, यहाँ प्रोडक्ट्स बनने ही बनने हैं, और ये अभी फंडिंग रुकने से पहले तक सारे लोग इस पर बेट भी करे थे, स्टार्टअप बनाया, कोई मॉडल देखा कहीं से, यहाँ खोल लिया, उस पर वीसी ने पैसे भी दे दिए। अच्छा अब आप देख रहे हैं कि वीसीज भी पैसे नहीं दे रहे, मुल्क के हालात इस तरह के हैं, फाउंडर्स भी उतने कंपनियाँ नहीं बना रहे, जितनी आसानी से पैसा मिलता था अब तो बिल्कुल नहीं मिल रहा। लेकिन एक चीज़ है जो पहले भी चल रही थी, जो अभी भी चल रही है, जो कि है पाकिस्तान की टैलेंट इकोसिस्टम या टैलेंट इंडस्ट्री। चाहे वो कोई सॉफ्टवेयर हाउस है, चाहे वो कोई अकाउंटेंसी फर्म है, वो बीपीओ है, या वो को 200 जो है ना किसी ने कारी बैठाए हुए हैं और वो बाहर सपारा पढ़ा रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे आपके पास ह्यूमन कैपिटल ज़रूरत से ज़्यादा है, ठीक है। और हम लोकली उनसे क्या करा रहे हैं, मतलब 30-30, 50 हज़ार की सैलरी पे लोग 12-12 घंटे काम करते हैं, वो 50,000 हम $500 क्यों नहीं कर सकते, ठीक है, वो $5,000 क्यों नहीं कर सकते, $50,000 क्यों नहीं कर सकते। अब हमारा क्वेश्चन अब सिर्फ ये है, स्टार्टअप भी इसेंशली यही कर रहा था कि वो आपके टैलेंट को उठाता है, एक प्रोडक्ट बनाता है, फंडिंग उठाता है। एट द एंड ऑफ द डे हमारी स्ट्रेंथ जो है वो ह्यूमन कैपिटल है, और डिस्पाइट ऑल दैट्स गोइंग ऑन इन पाकिस्तान टुडे, सारे हालात के बावजूद आपकी जो आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री है, आपके जितने ऐसे बिजनेसेस हैं जो बाहर से डॉलर ला रहे हैं, वो आपके ठीक चल रहे हैं। मतलब आपकी सॉफ्टवेयर कंपनियां ग्रो कर रही हैं, अकाउंटिंग कंपनियां ग्रो कर रही हैं, फ्रीलांसर्स ग्रो कर रहे हैं। तो जो चीज़ ग्रो कर रही है और कर रही थी, हमें उस पर फोकस करना चाहिए। और स्टार्टअप्स भी बिल्कुल बनाएं, जब वीसी पैसा दे सारे दोबारा आ जाएंगे बनाने के लिए, तो वीसी ड्रिवन इकोसिस्टम है ना। आज वीसी नहीं दे रहा पैसे, जिस तरह मैंने अभी ऑफलाइन आपसे ट्रैक्स का शेयर किया कि वो उन्होंने बूटस्ट्रैप्ड जो है कंपनी कोई 1800-2000 एम्प्लॉयज़ तक ले गए ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स में, अब जाके उन्होंने वेंचर कैपिटल रेस किया। तो ये भी एक मॉडल है, वरना ये होता है कि कंपनी को आइडिया ही आता है और $2 मिलियन वो रेस कर लेते हैं, जो कि पहले पाकिस्तान में भी हो रहा था। अब उस तरह नहीं हो रहा क्योंकि वीसी विलिंग नहीं है। तो ये वीसी ड्रिवन इकोसिस्टम था, और अब क्योंकि नहीं है तो लोग और अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं। और मुझे बड़ा ऑब्वियस लगता है जो अपॉर्चुनिटी है कि आप कोई भी ऐसा काम कर लें जो पाकिस्तान के ह्यूमन कैपिटल को यूटिलाइज करे और डॉलर में इनकम लाए। और आपके ख्याल से ज़रा हम लोग जिस माशरे में जिस जगह पे बैठे हुए हैं, मैंने आई थिंक एक बुक पढ़ी थी अली बाबा की थी कि पूरा अली बाबा का जो मॉडल था, उन्होंने सिलिकॉन वैली को नहीं देखा, उन्होंने दे हैव डेवलप्ड देयर ओन पूरा इकोसिस्टम और सारा। लाइक वाई डोंट वी क्रिएट समथिंग ऑन आवर ओन। मतलब हमने हर दफ़ा हम लोग सिलिकॉन वैली की तरफ ही क्यों देखते हैं कि जी इंस्पिरेशन भी वहाँ से ही आए। अब जितने हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, अनफॉर्चुनेटली ये एक अलग डिबेट है कि जी पाकिस्तान में नहीं है कोई, या हैं तो लोग बाहर नहीं आते, सामने नहीं आते। तो आप एलॉन मस्क की डे रूटीन देख रहे होते हैं जी, कितने बजे उठता है, तो गैरी वेनरचक कितने बजे उठता है, तो वो वाला फाउंडर कितने बजे उठता है, फिर शार्क टैंक्स, और उनको हम लोग देख रहे होते हैं। सो एज अ पाकिस्तानी, एज अ पाकिस्तान के अंदर जो पूरा इकोसिस्टम है, वाई डोंट वी सिट टुगेदर एंड थिंक अबाउट कि यार हमारे लिए, मतलब इन चारों मॉडल्स को मिला के शायद कोई इस तरह का मॉडल बने। बहुत आपने खूबसूरत बात की है। तो आई थिंक कि मैं अपनी छोटी सी मिसाल लूँगा, मेरी 26 साल एज है, और आई थिंक कि अपनी जनरेशन में मैं कोई 99% लोगों से ज़्यादा सक्सेसफुल हूँ। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, मेरी सारी लर्निंग लोकल है, मेरे वालिदैन यहाँ पर हैं, हमारा पूरा ख़ानदान यहाँ है, हमने यहाँ से ही सीखा है और यहाँ की प्रॉब्लम सॉल्व की है।
आप स्टार्टअप इकोसिस्टम पूरा उठा के देख लें, आपके 95% वीसी फंडेड स्टार्टअप्स जो पाकिस्तानी हैं वो फाउंडर हैं जो बाहर से आए हैं, जो एयरलिफ्ट वाला सिलिकॉन वैली से वापस आया है, ज़मीन वाले भी जो हैं वो यूके से वापस आए हैं, तो सारे वापस आते हैं। और ठीक है, उनमें से भी कुछ लोगों की चीज़ें चल जाती हैं, बट एसेंशली अगर आप ये देखेंगे एक ट्रेंड है दुनिया में, और भी जगह पे होता है कि उन्हें बेचना ज़्यादा अच्छा होता है। अब एयरलिफ्ट वाले जो फाउंडर हैं उन्होंने वीसी फंडिंग भी उठा ली, ब्रांड भी बना लिया, सब कुछ कर लिया क्योंकि उन्हें अमेरिका वाली गेम आती थी। लेकिन आई कुड आर्ग्यू कि उन्हें पाकिस्तान वाली गेम नहीं आती थी, वरना वो एग्जीक्यूशन सही कर लेते हैं ना। तो जो आपके पाकिस्तान वाले फाउंडर हैं, बुकमी का सीईओ है, ट्रैक्स का सीईओ है, अच्छा ये बिजनेसेस कमाल बना लेते हैं कि आपने 2000 लोगों की कंपनी बना ली है, लेकिन आपकी वीसी फंडिंग जो है वो उस लेवल की नहीं, क्योंकि आप उस इकोसिस्टम के प्लेयर नहीं थे। तो ये मिसमैच है, जो आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमें फिक्स करने की ज़रूरत है कि हम देखें कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, कि हमारे इकोसिस्टम में क्या चलता है, हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, हम उसको लेके आगे चलें और उसमें कोई प्रॉबेबली मैचिंग हो जाए कि यार ठीक है, अगर ट्रैक्स बनी तो ट्रैक्स को $100 मिलियन की फंडिंग मिलनी चाहिए, या बुकमी है तो बुकमी को 10 साल क्यों लगे एक पॉइंट पे पहुंचने के लिए। ये सवाल किए जा सकते हैं, बट बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हैं जो यहाँ से शुरू हुई हैं और उन्होंने ये गेम क्रैक कर ली है। जिस तरह मतलब डेवजिंग की कंपनी है जिसके अब 1400 लोग हैं, शायद अब 1700 हो गए हैं, और 2 महीने पहले का मुझे पता है। वो पाकिस्तान से थे, अमेरिका गए, वहाँ जाके उन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ देखी, वापस आए, उन्होंने अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी को हाइपर ग्रोथ में लगे। इट इज़ दी एब्सोल्युटली द फास्टेस्ट ग्रोइंग सॉफ्टवेयर कंपनी इन पाकिस्तान हिस्ट्री प्रॉब्ली, मतलब हर महीने 200 बंदे हायर करते हैं। अब मुझे ये लगता है कि उसमें स्ट्रेंथ क्या है कि क्योंकि वो यहाँ से गए थे तो उनको यहाँ की स्ट्रेंथ्स पता है, उन्होंने वहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी देखी, उसको मैच किया और फिर ये बिज़नेस बनाया। ज़्यादातर हम जो पहले देखते हैं वो ये कि कोई बाहर से आता है जिसको शायद यहाँ का उतनी डेप्थ में नहीं पता होता, और लेकिन हमें ज़रूरत है ऐसे फाउंडर्स की जो हमारी स्ट्रेंथ्स को यूटिलाइज़ करें, जो कि अगेन जो टैलेंट इकोसिस्टम है वो बड़ी देर से करता है। वो यही कह रहे हैं कि यार ठीक है 10 बच्चे हैं, इन्हें हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिखाएंगे, 10 से 20 हो गए, 20 से 200 हो गए, 200 से 600 हो गए, और उनको जो सबसे ऑब्वियस चीज़ नज़र आई है उन्होंने उस पर स्केल कर लिया। और मुझे तब लगता है कि जो सॉफ्टवेयर हाउसेज वाले हैं वो आप देखें एट दी एंड काफ़ी स्टार्टअप वालों से सही रह गए हैं ना, क्योंकि वो एक बड़ी सॉलिड फाउंडेशन पे बैठ कर रहे थे और उन्हें पता था कि लोकल क्या चल रहा है। और आज भी पाकिस्तान की शायद जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो पाकिस्तान का टैलेंट है। हम मज़दूरों को जो है ना दुबई भेजते रहे हैं, सऊदीया भेजते रहे हैं, पूरा बुर्ज आपने बनाया है। पूरा बुर्ज हमने बनाया है, तो हम पढ़े लिखे लोगों को क्यों नहीं भेजते? अगर पाकिस्तान का 10 मिलियन जो डायस्पोरा है, जो आपके लोग जिस भी कैपेसिटी में गए हैं वो $24 बिलियन लाता है, ठीक है, तो आप अगले 10 मिलियन लोगों को पाकिस्तान में इनेबल क्यों नहीं करते कि वो डॉलर कमाएं? और ये इंडस्ट्री कर रही है क्योंकि हम कितने लोग बाहर भेजेंगे, और वो जो है ना इसकी एक कमी है कि हम अपनी स्ट्रेंथ को रियलाइज़ नहीं कर रहे। और अगेन हमारी पहले जो बात हो रही थी कि जो इतनी ऑनलाइन कॉन्वर्सेशंस चल रही हैं कि अच्छा मुल्क छोड़ के चले जाना चाहिए। अभी हम लोग पहले भी डिस्कशन कर रहे थे, आपने एक रिसेंटली ट्वीट भी किया और उसके नीचे भी लोगों ने काफ़ी डिफरेंट तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। और जनरली आई थिंक अभी जो चल रहा है स्पेशली एट दिस पॉइंट इन टाइम, अभी आई थिंक प्रॉबेबली मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा शायद कॉन्वर्सेशन नहीं कभी भी हुई कि पाकिस्तान छोड़ने वाली है। और बहुत से करीबी लोग मेरे जानने वाले हैं जो जा सकते हैं, वो जा रहे हैं लोग, बट बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं भी जा सकते। सो पूरा जो स्टार्टअप का इकोसिस्टम है उसके अंदर क्या फीलिंग चल रही है आजकल? बड़ा अच्छा सवाल है स्टार्टअप वाला। मेरा पर्सनली ये ओपिनियन है कि हर बिज़नेस ने अब ये रियलाइज़ किया है कि अच्छा यार ये मुल्क में जो हालात हो गए हैं, पीकेआर में 40% डिवैल्यूशन है, लेकिन ये जो अगेन सॉफ्टवेयर कंपनीज़ और बाकी सारे हैं ये तो ग्रो ही करी जा रहे हैं, तो हमने शायद कोई चीज़ मिस कर दी है और अब हमें इस साइड पे आना चाहिए। और बड़े मेजर ग्रुप्स हैं जो अब दिन रात ये सोच रहे हैं कि अच्छा हमको डॉलर बेस्ड इनकम कैसे ला सकते हैं। आई थिंक कि स्टार्टअप इकोसिस्टम में अभी भी ज़्यादातर लोग इधर हैं, इधर की अपॉर्चुनिटीज़ पे कैपिटलाइज कर रहे हैं। अगर कोई पीकेआर इकोनॉमी में भी है तो कारोबार किसी न किसी तरह के चल ही रहे हैं। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि मेरे सर्कल में भी बहुत से और लोग हैं, स्पेशली आई वुड से कि काफ़ी जो प्रोफेशनल्स हैं जो शायद पहले बाहर से पाकिस्तान वापस आए थे, और कुछ जो लोग जो इधर से ही थे और वो अब बाहर चले गए हैं और जाना चाह रहे हैं। और बड़ी एक मेजर
सोशल मीडिया पे कॉन्वर्सेशन और रोज़ आपको इंस्टा स्टोरीज़ और हर जगह पे यही आ रहा होता है कि हम तो पता नहीं अब कनाडा आ गए हैं और कनाडा में तो कुछ होता है तो 4 एम्बुलेंसेज आ जाती हैं, हम दुबई आ गए हैं, यहाँ पर ये क्वालिटी ऑफ लाइफ है। और देखिए हम सबको पता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ है बाहर बिल्कुल, लेकिन वो जो लोग हम सारे बाहर जा रहे हैं उनकी यहाँ भी क्वालिटी ऑफ लाइफ ही थी, वो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ा। और जो नहीं जा सकते, मेरा कंसर्न वो है कि देखें आपकी 22 करोड़ की पॉपुलेशन जो है, आप सारी बाहर तो नहीं मूव कर सकते, किसी ना किसी को तो यहाँ पर बेहतरी लानी पड़ेगी। अब वो चाहे कोई पॉलिटिकली लाए, इंडिविजुअली लाए, कोई कंपनी लाए, ये लड़ाई किसी ने तो लड़नी है। अब यहाँ तो ये वो लोग लड़े जो बेचारे बाहर जा ही नहीं सकते, यहाँ ये कि जो जा सकते हैं वो देखें कि क्या ये अपॉर्चुनिटी वर्थ परसुइंग है। मेरे लिए, मैं ज़्यादा अपनी पर्सनली बात करूँगा कि बड़ी मुझे मेरे दोस्त भी कहते हैं अच्छा आप बाहर आ जाएँ, बाहर आ करें, चीज़ें बेहतर हैं, सारा कुछ है। बट इशू ये कि हमारी जगह नहीं है ना, हमारे दोस्त यहाँ हैं, हमारा कल्चर यहाँ है, हमारी सारी फूड यहाँ है, हमारी फैमिलियाँ यहाँ हैं। और ठीक है अगर हालात मुश्किल भी हैं, हम मानते हैं, तो बाहर कौन सा आसान होते हैं। जब आप जाते हैं और परदेश काटते हैं जब आप, तो ये जिन लोगों ने 40-40 साल काटे हैं, आप उनसे पूछेंगे क्या आसान था, तो इन रेट्रोस्पेक्ट वो सारे यही कहते हैं कि नहीं अब मेरे पेरेंट्स जो है ना वो उनकी एज ज़्यादा हो गई, अब हम मुल्क वापस आना चाहते हैं, हमने पैसा भी कमा लिया, हम सेट भी हो गए। तो ज़िंदगी वहाँ भी गुजर जानी है, इधर भी गुजर जानी है, इधर थोड़ी लड़ते हुए गुजार लेंगे, वहाँ भी तो हम रेसिज्म फेस करते ही हैं, डिस्क्रिमिनेशन होती है, पूरे गल्फ़ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती है पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़, यूरोप में नहीं होती, आप सिलिकन वैली को निकाल दें सिर्फ, पूरी दुनिया में डिस्क्रिमिनेशन है। और आपके लोग नहीं हैं, आपकी जगह नहीं है। और बहुत सी नेशनैलिटीज़ हैं जो इमिग्रेशन नहीं करती, जब जापानीज़ नहीं जाते इतना, कोई साउथ कोरियन नहीं जाते होंगे, जर्मन इतने नहीं जाते, हम जाते हैं क्योंकि हमारे ख़ित्ते में हालात ख़राब हैं, हम बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जाते हैं, जो कि इंडिविजुअली ठीक है, अगर हम एक चॉइस ले रहे हैं कोई इसमें गलत बात नहीं है, लेकिन उस नैरेटिव को प्रोपगेट करना इन हालात में, और ये जानते हुए कि 20-21 करोड़ लोग हैं जिनके पास शायद ये अपॉर्चुनिटी भी ना हो मूव करवाए, मुझे लगता है कि ये ज़्यादती है। अगर आपके पास एक रहमत है, अल्लाह ने कोई चीज़ दी है, तो दिखावे से तो मना किया हुआ है ना कि आप दिखावा ना करें कि यार बाकी लोग जेलस ना हो, उनके दिल में ना आए, होपलेसनेस ना क्रिएट हो कि यार ये देखें ये कनाडा जाके बैठ गए हैं फ़ॉरेन, ये दुबई जाके बैठ गए हैं। और जो लोग नहीं बैठे उनकी स्टोरीज़ क्यों नहीं हाईलाइट हो रही, जो जिन लोगों ने, और जिनके पास मौका भी है, जिनके पास मौका भी, जिन लोगों ने कॉन्शियस डिसीजन लिया है यहाँ रहने का, इन हालात में फ़ाइट करने का, यहाँ बिज़नेस करने का, आई थिंक उनकी स्टोरीज़ हाईलाइट होनी चाहिए। मतलब जिस तरह डेवजिंक वाले जो हैं वो वापस आए हैं अमेरिका से, आपके रोज़ी वाले एक पॉइंट पे वापस आए थे, आपके जो STZA के पिछले चेयरमैन थे वो आपके हज़ारों लोग हैं जो वापस आए हैं, जो अभी भी इस मुल्क में हैं, जो लड़ रहे हैं, कुछ तो उन्हें मोटिवेट करता है। तो अगर उनके पास कोई मोटिवेशन है तो हम सारे को मोटिवेशन ढूंढ सकते हैं। प्राइमरीली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि देखें ये मुल्क जैसा भी है, ये हमारा मुल्क है, अब हमें ये मिला है, या तो हम कहीं बाहर जाके स्ट्रगल कर लें या इधर कर लें। तो आई वुड रेदर स्ट्रगल हेयर विद माई ओन पीपल, विद माई ओन फैमिली, विद फ्रेंड सर्कल दैट आई हैव, एंड एटलीस्ट ट्राई कि यार ठीक है कुछ ना कुछ हो जाए। और हम कौन सा कह रहे हैं सारे इलेक्शन लड़ें, मुल्क में तब्दीली लें, जो काम कर रहे हैं करते रहें, आप कारोबार करते हैं, नौकरियां क्रिएट करते हैं, हर किसी का कोई ना कोई इम्पैक्ट होता है। और बाहर जाके भी ज़िंदगी आसान नहीं है। मतलब मेरे बहुत दोस्त हैं, बहुत लोगों से मैंने कॉन्वर्सेशन किए हैं, ये कड़वा घूंट है जो जब पी लेता है कोई तो वो कहता है कि ठीक है यार अब तो आ ही गए हैं ना, अब क्या कर सकते हैं, अब इधर ही हैं। और बट अगर चॉइस हो तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई हर्ज नहीं रहने में। और ये जो आजकल चल रहा है ये एक बड़ी ज़रूरी क्लेंजिंग थी सिस्टम की, जो कभी नहीं हुई थी, जो कभी ना कभी तो होनी थी। तो ये जो इनकलाब की कीमत है वो किसी ने तो देनी होती है ना। लेकिन वो किबला अभी भी सही नहीं है ना। शायद सही हो जाए, देखिए हम उम्मीद पे ज़िंदा हैं कि शायद हालात बेहतर हो जाएं। बट ये कि किसी को तो चेंज लाना पड़ता है। अगर हम आज अमेरिका को कहते हैं कि वो बहुत अच्छा है, तो बड़े लोगों ने कीमत दी है। स्लेवरी वहाँ अप अनटिल रिसेंट टाइम थी, मतलब, और इतनी बड़ी चीज़ है। तो हम क्यों इमेजिन करें कि अच्छा क्योंकि हम सिर्फ पैदा हुए हैं तो ये मुल्क फिक्स्ड होना चाहिए। मतलब हम ये भी तो सोच सकते हैं कि हम उस जनरेशन में से जिसने फिक्स करना हो, सिर्फ पर्सपेक्टिव का डिफरेंस है। और आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो सम सॉर्ट ऑफ प्रिविलेज दैट वी प्रैक्टिस कि नहीं भी, मतलब पाकिस्तान सही होना चाहिए था। चलो नहीं सही तो कर लेते हैं सही, मुश्किल है। और अगर नहीं करना चाहते कोई मसला नहीं, आप बाहर चले जाएँ, आपके पास चॉइस है। लेकिन ये कि आप होपलेसनेस क्रिएट ना करें, आप जो है लोगों के जो है ना वो मुँह पे ना रगड़ें कि यार ये देखो दुबई कैसा होता है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास ये चॉइस नहीं है, ये एक रियलिटी है।
और कोई किसी से नहीं कह रहा वो आए मुल्क की मदद करे, वो कोई अपने दिल से करना चाहता है कर ले, लेकिन जो कर रहे हैं उनको तो हीरो बनाना चाहिए ना, जो हैं इधर। या नहीं, आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली राइट। एक और चीज़ मैं कुछ काफ़ी अरसे से, क्योंकि हम लोग भी जब कुछ क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं, कोई वीडियोस हमने उनकी बनानी होती हैं कुछ, और एक पैरेलल इकोनॉमी आप कह लो या एक इकोसिस्टम चल रहा है जो इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद से प्रॉब्ली बाहर का है, जो SMEs का पूरी इंडस्ट्री है, ठीक है। जो असल ख़वातीन, असल लोग जो धंधा कर रहे हैं, बेशक जैसे आपने कहा 60,000 रुपये से वो चला रहे हैं, वो पैसा बना रहे हैं, वो छोटी छोटी जो गवर्नमेंट ग्रांट्स दे रही होती है, डेवलपमेंट सेक्टर ग्रांट दे रहा होता है, और वहाँ से वो पूरी, बट अनफॉर्चुनेटली उसको हमने कभी भी स्टार्टअप इकोसिस्टम में लाने की किसी ने भी मेरे ख्याल से कभी कोशिश नहीं की। बड़ा अच्छा आपका पॉइंट है। टेक्निकली वो स्टार्टअप है नहीं ना। देखिए, अगर कोई SME, कोई कॉटेज इंडस्ट्री चल रही है तो हम चाहेंगे तो सही सबकी सपोर्ट करें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमारी एक डेफिनेशन है, हम उसको फॉलो करते हैं, और यू कैन ओनली सॉल्व सो मेनी प्रॉब्लम्स, राइट। सो फॉर एग्जांपल अगर हम अपना काम भी लें तो हम 600 और चीज़ें क्यों नहीं करते, क्योंकि बैंडविड्थ ही नहीं है। हम एक काम करते हैं, हम सोच रहे हैं कि यही अच्छा हो जाए, ये ग्रो होता रहे, वो होना ज़रूर चाहिए, उनको सपोर्ट मिलनी चाहिए। किसने देनी, ये सवाल है। और ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि आउटसाइड KLI इन दीज बिग सिटीज़ एक पूरा मुल्क एग्जिस्ट करता है, शायद आपका एक्चुअल मुल्क वहाँ एग्जिस्ट करता है, जिसके पास बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। मैं ये भी नहीं कहूँगा वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं जो हमारे पास है, उनके पास बिल्कुल भी नहीं है। आपकी लर्निंग नहीं है, आपकी क्यों 40 यूनिवर्सिटियाँ तो इस्लामाबाद की विसिनिटी में बनाई गई हैं, इट डजंट मेक सेंस। पूरे मुल्क में डिवाइड करते इतना बड़ा मुल्क है, और क्यों अभी भी जो वेल्थ है वो कंसनट्रेटेड है इधर, क्यों दुनिया जो है वो मूव होके इन शहरों में आती है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। तो हमारी कोई इतनी ऐसा अच्छी प्लानिंग नहीं रही इन मामलों में। लेकिन अगेन थोड़ी ऑप्टिमिस्टिक साइड पे आते हुए कि जो इंटरनेट है उसने ये ग्राउंड जो है ना लेवल कर दी सबके लिए। तो हमने एक रोड शो किया 2021 में, हमें बस शौक हुआ कि हमारे कुछ दोस्त हैं वो आउटसाइड KLI रहते हैं, जिन्हें हम छोटे शहर कहते हैं, उसमें तो हम वहाँ जाते क्यों नहीं, हमें जाना चाहिए। तो हम 40 लोगों को लेके इंडस्ट्री के स्पीकर्स और मेंटर्स और आपके मशहूर लोग जो हैं उनको हमने कहा आए चलें मुल्क का टूर करते हैं, और बड़ा अच्छा हुआ। इस साल हम दोबारा करेंगे इंशाल्लाह सितंबर में। और हमें पता लगा कि पेनेटली मुल्तान में जो है ना कुछ 4-5 हज़ार बच्चे हैं जो ऑनलाइन फ्रीलांसिंग करते हैं, SEO के एक्सपर्ट्स हैं। एक पूरा मुल्तान में जो क्लस्टर है, और वहाँ पर SEO ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं। अच्छा, हमें पता लगा कि मियाँ चनू में अपेरेंटली ये पूरी जो एक अमेज़ॉन वाली दुनिया चल रही है, जैसी भी चल रही है चल रही है। बहावलपुर में एक दोस्त है हमारा जिसकी 500 लोगों की सॉफ्टवेयर कंपनी है निगमेटिक्स के नाम से, उसने ज़ीरो से वहाँ पर बनाई है। और फिर वो है भी उधर ही बेस्ड है, वहाँ पर लाइक साउथ की सबसे बड़ी टेक कंपनी है, वहाँ पूरा उनका एक कैंपस है जिस तरह ऑफिस है, और हज़ारों बच्चे हैं जो फ्रीलांसिंग करते हैं। फिर हैदराबाद में बहुत ज़्यादा IT कंपनीज़ हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं, वहाँ पर उनकी एक अपनी एसोसिएशन भी है। ये चीज़ें हमें कभी पता ही नहीं लगी, लेकिन इन लोगों तक अपॉर्चुनिटी जो है वो फिज़िकली तो नहीं किसी ने पहुँचाई है, तो इंटरनेट ने पहुँचाई है। और इस मुल्क की जो इतनी डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन है, जो इतने हम फैले हुए हैं, जो हम गिलगित में भी बैठे हैं इतनी लिटरेसी रेट के साथ, इनको कैपिटलाइज करने के लिए, इनको जो है ग्रो कराने के लिए सिर्फ अब एक ही तरीका बच गया है, वो इंटरनेट है। कि आप उन्हें किसी ऐसी इंडस्ट्री में, किसी ऐसी जॉब में लाएं जिसमें वो इंटरनेट को यूटिलाइज़ करते हुए अपने घर एक लैपटॉप रख के कुछ ना कुछ कमाना शुरू कर दें। बिकॉज अदरवाइज जो है वो रूट बहुत लंबा है। मतलब आप क्या एक्सपोर्ट करते हैं, आप जितने भी आलू कर लें, आप वो डबल भी कर लें तो आपके मुल्क के मसले नहीं ख़त्म हो गए। आप IT को सिर्फ डबल कर दें, $6 बिलियन हो जाएगी, फिर उसको डबल कर दें, 12 बिलियन हो जाएगी। आप 5 लाख लोगों को जो है नॉलेज इकॉनमी में ले आएँ, अगर वो $50,000 कमाएं तो ये $25 बिलियन होता है साल का। ठीक है, 5 लाख लोग कितना मुश्किल है, हर मुल्क ने किए हुए हैं। सिंगापुर जो है अपने GDP को कहाँ ले गया है, लोगों की एजुकेशन करके, ट्रेनिंग करके। इंडिया कहाँ ले गया है सारों को करके। हम उस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज नहीं कर रहे, ना गवर्नमेंट कर रही है। प्राइवेट साइड पे बिल्कुल कुछ कंपनीज बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन उस नंबर पे पहुंचते हुए हमें बड़ा टाइम लगेगा, और हमें मिल के जो है उस पे जाना चाहिए कि हम ये अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादातर लोगों तक कैसे पहुंचाएं।
और इनको जो है ग्रो कराएं और उसमें मुल्क की भी ग्रोथ है। और आपकी अपनी जो कंपनी है इजाद लैब्स, ये क्या चीज़ है, नाम कहाँ से आया और क्या क्या इसके अंदर क्या क्या हो रहा है? इजाद का नाम एक दोस्त ने सजेस्ट किया था हमें, था कि यार हम ज़रा इनोवेशन रिलेटेड कुछ काम करना चाहते हैं, इनोवेशन को सपोर्ट करते हैं। और ये कब शुरू किया आप लोगों ने? ये शुरू की थी हमने 2018 में टेक्निकली, उससे सो पहले इसमें दूसरी कौन कौन आपके लाइक पार्टनर्स हैं? मैं और मेरा भाई हैं और बाकी हमारी टीम बहुत अच्छी है। लेकिन प्राइमरली शुरू से हम दोनों साथ हैं, सारा काम साथ और किया। वो उनकी कितना एज डिफरेंस कितना है? 1 साल बड़ा है मुझसे, वो Okay. चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, मतलब ऑपरेशंस देखता है सारी। और आपका रोल ज़्यादा जो है मैं सीईओ हूँ, मैं बस बाकी सारे काम कर लेता हूँ जो बच जाते हैं। लेकिन तो हमारी कंपनी प्राइमरली ये करती है कि वी आर एन इनेबलर ऑफ द startup knowledge technology ecosystem of Pakistan, right? And we do it in different ways. नंबर 1 इसके एक तो हम फैसिलिटेट करते हैं कि लोग अमेरिका में कंपनी खोल लें, LLC, सी कॉप, बैंक अकाउंट। पिछले 3 साल से हम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा एक जा रहा है वो, बहुत लोगों को हमने अमेरिका में सेटअप करा के दिया है। दूसरा, हमारी सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो कनेक्टिविटी के अराउंड है। तो हमारा जो फ्यूचर फेस्ट इवेंट है, या ये जो प्रिंस आए थे और सऊदी पाक टेक हाउस लॉन्च हुआ है, या जो हम लोगों को हर साल 3-4 मुल्कों में बाहर लेकर जाते हैं, वहाँ पर कनेक्ट कराते हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ इस थीसिस के अराउंड हैं कि अगर आप जो है लोगों को इकट्ठा कर लें और किसी के पास टैलेंट होता है, किसी के पास कैपिटल होता है, अगर इंटरनेशनल विजिटर्स भी आ जाएं, जिस तरह बहुत ज़्यादा हमारे लास्ट इवेंट्स में है, तो उनके पास इन्वेस्टमेंट होती है, तो वो काम आपस में खुद ही कर लेते हैं। तो हमें सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है और अपनी सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू हमने सिर्फ ये एक प्लेटफॉर्म बनाया है विच इनेबल्स दी नॉलेज इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान। और थोड़ा सा हमें मौका मिला पॉलिसी साइड पे रिकमेंडेशंस देने का, गवर्नमेंट के साथ भी। मैं एडवाइज़र था साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर का पिछली गवर्नमेंट में, वहाँ स्टार्टअप पॉलिसी, वीसी पॉलिसी। कुछ उससे निकला भी सही? कभी पब्लिश हो ही जाएगी मुझे लगता है। सही। तो काम तो हमने किया था, कभी ना कभी पब्लिश हो जाएगी। गवर्नमेंट में देखें अगेन मसला ये है ना कि आप बड़ी चीज़ें शुरू करते हैं और फिर कुछ चेंजेस आ जाते हैं, वो चीज़ें रुक जाती हैं, बंद हो जाती हैं, तो कॉन्टीन्यूटी का बड़ा इशू है। प्राइवेट सेक्टर में एटलीस्ट कॉन्टीन्यूटी तो है ना, कि हमने पहला फ्यूचर फेस्ट कराया था इस्लामाबाद, हमने दूसरा भी करा लिया, दोनों जो है वो इन हालात में। अगर ये एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव होता तो आपके सामने ही है, कहाँ है सारे इनिशिएटिव। बट आई मीन एक और क्वेश्चन जो प्रॉब्ली बहुत से लोगों का होगा कि आप कैसे पैसे बनाते हैं फिर? हम इन सारी चीज़ों से पैसे बनाते हैं ना, हमें स्पॉन्सर करता है, कंपनीज पे करती हैं पार्टिसिपेट करने का, बूथ लगाने का, डिफरेंट मुल्कों में जाके मार्केट एक्सेस करने का। तो हमारी ये डिफरेंट रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं। और हमारा बिजनेस मॉडल ये है कि हम एसेंशली कंपनीज़ को फैसिलिटेट करते हैं ग्रो करने में, जो कि हम कनेक्ट कराने के थ्रू कर रहे हैं या कंपनी फॉर्मेशन के थ्रू कर रहे हैं। तो सारे जो हमारे बिजनेसेस हैं या जो सारी स्ट्रीम्स हैं, ये इसी के अराउंड है कि हम इस सेक्टर को, इस इंडस्ट्री को अनेबल करें, फैसिलिटेट करें। और वेयर डू यू सी पाकिस्तान का स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द नेक्स्ट sort of 5 years? I would call it knowledge ecosystem, startup and technology and talent, क्योंकि हम उस पूरे को ही सर्व कर रहे होते हैं। और आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक। आई थिंक कि देखें जो भी है ना, कौमों ने अपना हाल खुद ही बदलना होता है। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, कोई आएगा, हम हर एक के साथ काम करने की कोशिश करेंगे, उन्हें बताएंगे कि यार क्या अपॉर्चुनिटी है। बट अगर आप देखें कि डिस्पाइट एवरीथिंग दैट हैज़ हैपेंड पॉलिटिकली और हालात वाइज इन पाकिस्तान ओवर द पास्ट 5-10 ईयर्स, ये एक इकोसिस्टम है जिसने ग्रो ही किया है। क्योंकि जैसे जैसे इंटरनेट ज़्यादा लोगों के पास आएगा, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन आएगी, ये एक नेचुरल इफेक्ट है जो होना ही है। मतलब यहाँ ये 100 साल में हो जाएगा अपने ऊपर, यहाँ ये कि हम थोड़े इसको पहिए लगा के फास्ट कर दें, ज़्यादा लोगों तक मोबाइल फ़ोन पहुँचा दें, इंटरनेट पहुँचा दें। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट के इतने ज़्यादा प्रोग्राम्स नहीं हैं, कुछ प्रोग्राम बहुत अच्छे हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर बहुत अमेजिंग काम कर रहा है। मतलब डेवजिंक ने अगर 1400 लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर दी है, तो वो 50,000 के लिए भी कर देगी। और ये सारे लोग लगे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री को ले जाएंगे और पाकिस्तान को भी ले जाएंगे। तो मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि देखें, आज अगर हमारा $3 बिलियन ऑन द रिकॉर्ड आईटी एक्सपोर्ट से आता है, फ्रीलांसिंग से कितना आता है, रिमोट वर्कर्स कितना लाते हैं किसी को नहीं पता, तो चलें $5 बिलियन होगा, तो अगले 5 साल में मतलब मुझे लगता है कि $20-25 बिलियन भी हो सकता है। क्योंकि इंडस्ट्री खुद बहुत फास्ट ग्रो कर रही है। देखिए, आपकी गवर्नमेंट सपोर्ट करे ना करे, इकोसिस्टम सपोर्ट करे ना करे, अल्लाह ना करे कि हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो जाएं, बट ये तो ग्लोबली ग्रोथ चल रही है ना, पूरी दुनिया में लोगों को ज़्यादा रिमोट वर्कर चाहिए, ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए, नए नए स्किल सेट्स आ जाते हैं।
चाहते हैं और इंडस्ट्री अब कनेक्टेड है, इंटरनेट आ गया है, तो वो लोग कंपनियां बनाते रहेंगे और ये काम चलता रहेगा। हमारी सिर्फ कोशिश ये है, या जो सारे इकोसिस्टम इनेबलर्स हैं, या इवन जो हम गवर्नमेंट के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं, कि ये चीज़ें जल्दी हों, कि फैसिलिटेशन हो, ताकि काम ज़्यादा आसान हो। क्योंकि मुश्किल भी हो तो लोग कर ही लेंगे, लोग तो काम करते हैं जैसे भी हालात हों, लेकिन हमें ये चीज़ आसान बनानी चाहिए। और आई थिंक कि अब बहुत से स्टेक होल्डर्स हैं, पब्लिक सेक्टर में भी, गवर्नमेंट में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी, जो बड़ा खुल के इस चीज़ पे बात करें कि यार अगर जो है ये हमारे डॉलर आ रहे हैं इस इकोसिस्टम से, तो हम इसको ग्रो करें। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स शुरू हो रहे हैं, इनक्यूबेटर्स, एक्सीलेटर्स हमने देखा 5 साल में कितना इम्पैक्ट है। तो कुछ ना कुछ अटेंशन दी जा रही है इस काम को। और आपका अपना क्या आगे फ्यूचर प्लान्स हैं? हम तो इधर ही हैं, हम ये काम करते रहेंगे। सही। हमने देखें फ्यूचर फेस्ट बनाया है, जो कि अब पाकिस्तान का सबसे बड़ा टेक इवेंट है। 60,000 लोग आए, 150 इंटरनेशनल गेस्ट आए, $200 मिलियन की पार्टनरशिप्स, इन्वेस्टमेंट, सारा कुछ हुआ। हमारा B2B पे बहुत ज़्यादा फोकस था, क्योंकि एज सच स्टार्टअप इकोसिस्टम तो स्लो था इस साल, लेकिन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री और बाकी चीज़ें और बहुत सी अच्छी पार्टनरशिप्स हुई। और हम ये करते रहेंगे अपनी सारी इंटरनेशनल एफर्ट से, लोकल एफर्ट से, जो भी पाकिस्तान में पोटेंशियल मौजूद है। हमारा बस गोल है कि हम उसको ग्रो कराएं। और आई एम श्योर कि 5 साल बाद अगर आज कुछ 60,000 लोग थे हमारे इवेंट में, तो 2-3 लाख लोग होंगे, हज़ारों लोग पाकिस्तान आते होंगे विज़िट करने, देखने के क्या अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि अगर ये 150 भी आए हैं खुद अपनी फ़्लाइटें लेके, खुद होटल बुक करके, तो इसका मतलब है कि उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आती है ना पाकिस्तान में। अच्छा, ये आप लोगों ने स्पॉन्सर नहीं किया था? नहीं, हमने स्पॉन्सर नहीं किया। ये दुनिया को पता होना चाहिए कि जो 150 इंटरनेशनल गेस्ट आए हैं, हमने फ़्लाइट्स नहीं दी, 1-2 की शायद दी, 99% आज तक किसी की नहीं दी। तो जो भी ये आते हैं, हुकूमत भी नहीं देती, ठीक है, और हुकूमत को चलने देनी चाहिए, लेकिन ये खुद आ रहे हैं क्योंकि उन्हें पाकिस्तान का पोटेंशियल नज़र आता है, उन्हें यहाँ पर काम करना है। ऑलरेडी कंपनीज़ ने पाकिस्तान में हायरिंग कर लिया है, ऑफिसेस खोल लिए हैं, पार्टनरशिप्स कर ली हैं, प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए हैं। ये जो प्रिंस वाली अनाउंसमेंट थी, ये तो एक डेवलपमेंट थी। अब एक और कॉन्फ्रेंस अगले महीने हो रही है, जो एक सऊदी कंपनी आके करा रही है। लाहौर में यूनिफॉनिक ने अपना नया ऑफिस खोला है, जो कि सऊदी यूनिकॉर्न है। एक जीनी कंपनी है सऊदी, जिसने कोई लाहौर में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टीम हायर की है। और बहुत सी और ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे रेडार में भी नहीं है, लेकिन जो हो रही हैं। और हमें बस ये है कि हम इसे फैसिलिटेट करते रहें और अपना हक अदा करें कि एटलीस्ट हमने कुछ इम्पैक्ट क्रिएट किया। नहीं, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच अर्जिश। आई होप कि अगली जब हम कॉन्वर्सेशन करें तो हालात जो हैं वो काफ़ी बेहतर हों। बट जैसे आपने कहा, कहते हैं चीज़ें तो बेहतर अंदर से ही होनी है। किसी ने बाहर से आके तो वो छड़ी चला के नहीं कुछ कर देना। तो let's hope for the best, and thank you for all the amazing work which you guys are doing for the ecosystem. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। मैं बस आखिरी चीज़ कहना चाहूँगा कि कुछ ताले जो है ना, हमने अंदर से ही लॉक किए होते हैं। वो बाहर से जितना मर्जी हम दरवाज़ा खटका लें तो वो खुलते नहीं है। तो ये कुछ मसले हमें खुद ही हल करने हैं। बट अगेन थैंक यू फॉर इनवाइटिंग एंड फॉर योर एफर्ट्स एंड हाईलाइटिंग पीपल्स जर्नीज एंड स्टोरीज। आई थिंक दिस ब्रिंग्स hope to the masses, and it's very much important in today's time. No, thank you so much. Thank you.